तो अब हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर हम लगभग मान के चलो 8 से 10 जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ये सोल्ड गुड्स टू देव। देव को हमने 1 लाख रुपए का माल नगद बेचा। अब देखो इसमें अगेन आपको क्या है, 3 मार्च की एंट्री है, पहले 2 अकाउंट पहचानने पड़ेंगे। एक तो आपने माल बेचा है तो कौन सा अकाउंट हो गया आपका, सेल अकाउंट हो गया, ठीक है। एक तो सेल अकाउंट होगा, दूसरा माल किसको बेचा आपने, देव को बेचा। क्या यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या फॉर कैश। अगर यहाँ फॉर कैश लिखा होता तो हम कहते कि जी कैश अकाउंट आएगा, यहाँ पर देव का अकाउंट नहीं आएगा। अब कुछ नहीं कहा तो हम उधार माल सपोज करेंगे कि हमने उधार माल सेल किया है, तो एक तो देव का अकाउंट हो गया और दूसरा सेल का अकाउंट हो गया। सेल अकाउंट क्या है, हमारी इनकम है। इनकम वाला अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। वहीं देव नाम से ही पता है कौन सा अकाउंट है हमारा, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है जी। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल करना एक्सपेंस है या इनकम है, सेल हमारी इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल लग जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वहीं देव को हमने माल बेचा है, देव ने माल रिसीव किया है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट होगा बिकॉज वो माल को रिसीव करने वाला है, ये डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो गई हमारी, हमारी एंट्री हो गई देव अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचा है हमने, 1 लाख रुपए का माल बेचा है, तो 1 लाख रुपए से हम ये एंट्री कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, अब ध्यान से देखना, आपने देव को माल बेचा 1 लाख का। नेक्स्ट एंट्री में क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। मैंने अभी आपको ये बताया था पिछली क्लास में कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो माल ज़्यादा सेल हो इसीलिए जब माल बेच रहे हैं उसी वक्त दिया जाता है, और एंट्री हमारी ट्रेड डिस्काउंट काट के ही होती है। कैश डिस्काउंट पेमेंट की सेटलमेंट के टाइम होता है। तो अब जब देव पेमेंट करने आया, उसने कहा भाई साहब 98,000 रुपये ले लो और हिसाब खत्म करो। तो कैश पेमेंट लेते टाइम हमने 2,000 रुपये कम लिए और लिखा हुआ है साफ साफ कि फुल सेटलमेंट कर दी। ऐसा नहीं है कि उससे 2,000 रुपये हम बाद में लेंगे। हमने कहा भाई तेरा हिसाब क्लियर हो गया, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अभी अभी आपने देव को डेबिट कितने से किया है, 1 लाख रुपए से डेबिट किया है, और उससे रुपए अब कितने आए हैं, डेबिट वट कम्स इन, कैश आया है ना, रियल अकाउंट एसेट आई है आपके पास, 98,000 की एसेट आई है। आने कितने थे, 1 लाख। देव डेबिट कितने से था, 1 लाख। क्या अब देव कुछ और हमें देगा, नहीं देगा ना, उसका हिसाब क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू देव, देव आपका क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। देव हमारा डेटर था, हमारी एसेट थी 1 लाख रुपए से। अब देव नाम की एसेट हमारी पूरी खत्म करनी है हमने। अगर 1 लाख डेबिट था तो 1 लाख ही क्रेडिट होगा, लेकिन कैश कितना आया है, कैश तो 98,000 ही आए हैं, बाकी 2,000 हमारा नुकसान हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नुकसान किस चीज का है, आपने कैश डिस्काउंट दिया है, तो यहां पर खर्चे का नाम आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के कारण हुआ है। ये डेबिट वट कम्स इन हमारी एसेट आई है, ये रियल अकाउंट का रूल लगा है। और देव क्रेडिट द गिवर है, ये हमें पैसे देने वाला है, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट द गिवर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है जी। ये हमारी सेकेंड एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। हमने मनमोहन को क्या है, माल बेचा है। यहाँ पर भी फॉर कैश नहीं लिखा, मतलब हमने जरूर उधार माल ही सेल किया है, हमने जरूर उधार माल सेल किया है। कितने रुपए का, 80,000 का। तो भाई 6 मार्च की ये एंट्री भी कर देते हैं। जैसे अभी देव वाली एंट्री करी है, सेम ये एंट्री हो जाएगी। हमने मनमोहन को माल बेचा तो डेबिट द रिसीवर, माल रिसीव करने वाला कौन है, मनमोहन। मनमोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने उसे 6,000 रुपये का माल, सॉरी 80,000 रुपये का माल हमने क्या है, इसे सेल कर दिया। माल सेल करना हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहां पर 80,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है जी। ये एंट्री तो हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, मनमोहन रिटर्न्ड गुड्स। मनमोहन ने 1,000 रुपये का माल वापस कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री पहले नहीं करी हमने, फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं।
हमने माल सेल तो कर दिया, अब वापस सेल रिटर्न आ रहा है। तो ध्यान से देखना भाई, मुझे दोबारा बताओ मनमोहन डेबिट क्यों किया? बिकॉज आपने कहा कि सर वो माल रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। मैंने कहा सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? आपने बोला सेल तो सर इनकम होती है और सभी खर्चे, सभी इनकम का अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये सेल क्या है? हमारा गेन है, हमारी इनकम, इसलिए हमने इसे क्रेडिट करा है। तो अब इसी मनमोहन ने हमें 1000 रुपए का माल वापस कर दिया। सेल अगर हमारी इनकम थी, अब सेल रिटर्न आ रही है, तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, सेल रिटर्न। सेल इनकम है तो सेल रिटर्न एक्सपेंस हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस का रूल लगाएंगे और हम सेल रिटर्न अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने रुपए? 1000। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट क्यों किया? आप बोलोगे जैसे सेल हमारी इनकम थी वैसे ही सेल रिटर्न हमारा क्या है? एक्सपेंस है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल लगाया हमने। ठीक है जी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा, ये माल देने वाला कौन है? मनमोहन है, तो टू मनमोहन। जब हमने माल बेचा था तब वो डेबिट द रिसीवर था, वो माल रिसीव कर रहा था। अब वही मनमोहन हमें माल वापस कर रहा है, अब वो क्रेडिट द गिवर हो गया, वो माल हमें दे रहे, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। देखो भाई, मनमोहन 6 मार्च की जब एंट्री थी, जब हमने उसके माल सेल किया था, वो कितने से डेबिट था? वो 80,000 रुपए से डेबिट था। अभी अभी उसने हमें 1000 रुपए का माल वापस कर दिया, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। मनमोहन 80,000 से डेबिट था, 1000 से क्रेडिट हो गया, नेट डेबिट कितने से बच गया? 80,000 माइनस 1000, 79,000 से वो डेबिट बच गया। सिंपल भाषा में भी सोच लो कि कोई हमसे 80,000 रुपए का माल लेकर गया था, 1000 रुपए का माल वो हमें वापस कर गया, तो हमने उससे कितने रुपए लेने हैं? 79,000 ही लेने हैं ना। तो अब देखो नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा है। ये हमारी 8 मार्च की एंट्री थी, सेल रिटर्न वाली। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा है? 15 मार्च को रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। हमें पता है मनमोहन से हमने 79,000 लेने हैं, वो हमारे पास आया और उसने 79,000 की जगह हमें केवल 78,200 रुपए दिए और कहा कि सर प्लीज मेरा अकाउंट फुल सेटलमेंट कर दो, मेरे पास इतने ही रुपए हैं देने को। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसकी टर्म्स पर एग्री कर गए। तो 15 मार्च को हम क्या एंट्री करेंगे? हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कितना रुपए आया है? क्या पूरा 79,000 आया है? क्या नहीं, 78,200 रुपए आया है केवल। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 78,200 रुपए से। वहीं मनमोहन कितने से क्रेडिट होगा? मनमोहन पूरा 79,000 रुपीज से क्रेडिट होगा। बिकॉज देखो दोबारा ध्यान से समझ लो, चाहे पहली एंट्री में 80,000 रुपए से मनमोहन डेबिट हुआ, डेबिट द रिसीवर था, उसने हमसे माल रिसीव किया था। वहीं दूसरी तो वो हमारा डेटर बन गया, क्योंकि जिसको हम उधार माल बेचते हो हमारा डेटर होता है, डेटर हमारी एसेट होती है और एसेट हमेशा डेबिट होती है। तो हमने मनमोहन से 80,000 रुपए लेने थे, मनमोहन ने 1000 का माल वापस कर दिया, हमने मनमोहन को कितना क्रेडिट कर दिया? 1000 से क्रेडिट कर दिया, 80,000 डेबिट माइनस 1000 क्रेडिट, कितना डेबिट बच गया? 79,000। अब वो आया हमारे पास हिसाब करने, हमने उसका वो 79,000 भी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मनमोहन का हिसाब खत्म हो गया, फुल सेटलमेंट हो गई, लेकिन उसने हमें 79,000 तो दिए ही नहीं, उसने हमें केवल 78,200 रुपए दिए। 800 रुपए हमने उसके माफ कर दिए। क्यों माफ कर दिए? कैश पेमेंट के टाइम अगर हम कोई छूट देते हैं तो वो क्या है? हमारा कैश डिस्काउंट अलाउड होता है, तो अपने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर देना है। आपका नुकसान हो गया, आपका खर्चा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल यहां पर लग गया। तो ये 15 मार्च की हमने एंट्री की। तो मनमोहन की सेल से संबंधित ये 3 एंट्रीज थी जो इसी का हिसाब किताब कर रही थी। अगले देखिए, अगली एंट्री में लिखा है 16 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। राम से 19,500 रुपए कैश मिला है और 500 रुपए हमने क्या दिया है? उसे डिस्काउंट दिया है। अपने आप समझ जाओ, 19,500 कैश मिला, 500 हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, मतलब लेने कितने थे? लेने हमने उससे 20,000 रुपए थे, तभी तो 500 डिस्काउंट काट के 19,500 में उसका हिसाब क्लियर किया है। तो हमने राम से 20,000 रुपए लेने थे। राम जरूर हमारा डेटर होगा, हालांकि इससे पिछली एंट्री में तो कहीं राम का नाम नहीं आया, लेकिन इससे पुरानी सेल हो सकती है, मार्च महीने से पुरानी सेल हो सकती है। हमने राम को जरूर 20,000 रुपए का माल बेच रखा होगा, हमने उसे 20,000 रुपए लेने होंगे। आज वो आया और उसने 19,500 रुपए दिए और अब उसका हिसाब क्या कर दिया? हमने सेटल कर दिया। तो राम हमारा ऑलरेडी क्या है? डेटर है।
16 मार्च की हम ये एंट्री करते हैं। राम हमारा ऑलरेडी क्या है, डेटर है, तो राम क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए से, राम पूरा 20,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 का हमारा डेटर होगा। हमने 20,000 रुपए कैसे निकाला, दोबारा समझ लो। साफ साफ लिखा है स्टेटमेंट में कि 19,500 कैश मिला है और 500 हमने उसे डिस्काउंट दिया है, तो जरूर 20,000 लेने थे। तो डेबिट वट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा, 19,500 और 500 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। समझ गए। तो ये आपने राम की एंट्री कर दी। इसके बाद क्या है जी, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब देखो राम से तो पैसे आ रहे थे, हम उसे डिस्काउंट अलाउ कर रहे थे। अब हमने पवन को पेमेंट की है 4700 रुपए और उससे हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 300 रुपए। हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं मतलब जरूर हमने उससे कोई माल उधार लिया होगा। कितने रुपए देने बाकी हैं, 4700 रुपए तो हमने उसको दे दिए, 300 से डिस्काउंट मिला तो जरूर 5,000 रुपए देने थे उसको। वो हमारा क्रेडिटर था, हमने उसको पैसे देने थे, 5,000 रुपए देने थे, हमने 4700 रुपए देके फुल सेटलमेंट कर दी। तो अब ध्यान से समझिए, ये एंट्री है 20 मार्च की, ठीक है जी। 20 मार्च की एंट्री करते हैं। ठीक है जी। नाम है पवन, डेबिट द रिसीवर। पैसे कौन रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, पवन रिसीव कर रहा है। तो पवन अकाउंट डेबिट, हमारा क्या जा रहा है, हमारा कैश जा रहा है। कैश हमारा रियल अकाउंट है, कैश कितना गया, 4700 रुपए, क्रेडिट वट गोज आउट 4700 चला गया। हमें डिस्काउंट इस बार मिला है, डिस्काउंट मिलेगा तो हमारी इनकम हो जाएगी, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट कितने रुपए, 300 रुपए। और पवन डेबिट से कितना हो जाएगा, पवन कितना डेबिट हो जाएगा, 5,000। समझ में आ गया। पवन हमारा क्रेडिटर था, हमारी लाइबिलिटी थी, 5,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, क्रेडिट था। हमने उसका हिसाब आज खत्म कर दिया, 5,000 डेबिट कर दिया, हिसाब खत्म हो गया, हिसाब क्लियर हो गया। हमारी जेब से 4700 रुपए चले गए, 300 रुपए हमारी बचत हो गई। बचत होना इनकम होना है, इनकम होना है तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन का रूल लगा दिया। तो डिस्काउंट रिसीव हमने क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। कैश क्यों क्रेडिट किया बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बता चुका, रियल अकाउंट है और क्रेडिट वट गोज आउट का रूल लगा दिया। पवन क्यों डेबिट किया, बिकॉज पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल में डेबिट द रिसीवर का रूल लगता है। हालांकि मिले तो उसको 4700 रुपए ही है, बट 300 रुपए डिस्काउंट भी तो हो गया ना, उसका हिसाब तो हमें क्लियर करना ही है। 5,000 पूरे से डेबिट करेंगे हम इसको, ठीक है जी। इसके बाद में लास्ट एंट्री है हमारी, सोल्ड गुड्स टू वरुण द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें कैश डिस्काउंट की बात ही नहीं है, बिकॉज इसमें लिखा ही नहीं कि कैश माल बेचा है, लिखा ही नहीं कि हमें उसके पैसे मिले नहीं मिले, हम क्या मानेंगे, उधार माल बेचा है। 25 मार्च को 25,000 रुपए लिस्ट प्राइस का माल बेच दिया। तो ध्यान से देखिए, 25 मार्च की हम ये एंट्री करने जा रहे हैं। माल का लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी, एमआरपी कितना है जी, एमआरपी 25,000 है। इस पर आपने दिया है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट दिया आपने, 20% दिया। आप 25,000 का 20/100 कर लेना, 25,000 का 20% कर लेना, वो आपका आया मान लो 5,000, 5,000 ही आएगा। इसका मतलब आपने माल कितने में सेल किया, आपने माल सेल किया 20,000 में। तो ये एंट्री 20,000 की होगी, आपने एंट्री कर देनी है पवन अकाउंट, सॉरी क्या नाम है, वरुण, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने रुपए हैं जी, 20,000 रुपए। 25,000 में से ट्रेड डिस्काउंट काट के ही एंट्री करनी है, ये हमने अच्छे से समझ लिया। ओके है, क्लियर है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल। हमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करे बिना अकाउंट्स नहीं आ सकती। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा है। 4th इलस्ट्रेशन देखते हैं जी।
लिखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब देखो ये सिंपल एंट्रीज है। अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीड से करेंगे, बिकॉज ये एंट्रीज हम पहले कई बार रिपीट कर चुके हैं। खुद बताना आप, बिजनेसमैन ही बिजनेस शुरू करता है, कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया है 50,000 रुपये, ठीक है, कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया है। क्या एंट्री करोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ गया? कैश आ गया। कैश अकाउंट है किसमें, और कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है। अकाउंट तो पहचान रहे हो ना, एक तो कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया, कितने रुपए? 50,000 रुपया कैश आ गया, ठीक है। पर्सनल कौन पर्सन देने वाला है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के अकाउंट का नाम क्या रखा हुआ है हमने? कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, बिजनेसमैन ने पैसे हमें दिए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिंपल एंट्री हो गई। अगली है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से आपने 20,000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है। दो अकाउंट पहचानो, एक तो परचेज अकाउंट है, जब भी आप माल खरीदते हो परचेज अकाउंट वर्ड यूज करते हो, मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट हो गया और अगर नगद खरीदते हो तो टू कैश आएगा। नगद तो खरीदा नहीं है, उधार खरीदा है, तो नाम आ जाएगा उसका क्रेडिट द गिवर। माल देने वाला कौन है? माल देने वाला सुभाष है, तो उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए? 20,000 रुपये। ये लो जी, हमने 20,000 रुपये की एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। समझ गए ना? परचेज खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेज। सुभाष कैपिटल, सुभाष जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुभाष हमें माल दे रहा था इसलिए क्रेडिट हो गया। ओके, इसके बाद आ जाइए 4 अप्रैल, ठीक है जी। 4 अप्रैल को क्या सीन है? सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। रामनाथ को 15,000 रुपए का माल बेचा। परचेज से रिवर्स एंट्री हो जाएगी। इस बारी माल रिसीव कर रहा है, हम माल बेच रहे हैं। माल बेचना इनकम है, इनकम का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपने 15,000 रुपए का माल बेचा तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर, आपसे माल कौन ले रहा है? रामनाथ ले रहा है, रामनाथ डेबिट हो जाएगा। माल रामनाथ ले रहा है, अगर वो हमें हाथों हाथ कैश दे देता तो हमें रामनाथ के अकाउंट से कुछ लेना नहीं है, हम यहां पर कैश अकाउंट लिख देते। समझ गए ना? ठीक है जी। इसके बाद में आगे क्या है? रामनाथ रिटर्न्ड डिफेक्टिव गुड्स। रामनाथ जो हमसे 15,000 रुपए का माल ले गया था, उसमें से 1,000 रुपए का माल खराब निकल गया। हमने रामनाथ को 15,000 रुपए का माल सेल किया था, कुछ खराब निकल गया, वो हमें 1,000 रुपए का माल वापस दे गया। तो अब हमें एंट्री करनी पड़ेगी किसकी? सेल रिटर्न की एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए ये एंट्री है 6 अप्रैल की। सेल हमारी इनकम थी, इनकम हमारी क्रेडिट होती है। वहीं माल अगर वापस आ गया तो हमारा खर्चा हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 1,000 रुपए का माल वापस आ गया। माल देने वाला कौन है? रामनाथ है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड क्रेडिट द गिवर, 1,000 रुपए का ये गिवर हो जाएगा। रामनाथ डेबिट कितने से था? 15,000 से। रामनाथ क्रेडिट कितने से हो गया? 1,000 से। रामनाथ कितना डेबिट रह गया? 14,000 से डेबिट रह गया। वो हमारा डेटर है, बिकॉज डेटर वही होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं। हमने उसे 15,000 रुपए का माल उधार बेचा था, डेबिट हुआ था, 1,000 रुपए का माल वापस आ गया, क्रेडिट हो गया, नेट 14,000 का डेबिट रह गया। हमने उसे अभी भी उससे हमने 14,000 रुपए लेने हैं, रामनाथ से 14,000 रुपए लेने हैं, याद रखिएगा। 10 तारीख आ गई। 10 तारीख को रामनाथ ने हमें पैसे दे दिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ, 13,800 ही दिए। हमने कहा 14,000 लेने थे, 13,800 ही आए हैं, 200 रुपए क्या हो गया? इसका मतलब हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। देखो हमारी बुक्स ही कह रही है ना साफ साफ कि हमें उससे 14,000 रुपए लेने हैं, और लेकिन हमने ही क्या किया? 10 तारीख को उससे कैश कितना पकड़ा? कैश अकाउंट डेबिट। हमने उससे 13,800 रुपए लिए। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरे हमने 200 रुपए क्या कर दिए? माफ कर दिए। रामनाथ पहले 15,000 से डेबिट, 1,000 से क्रेडिट, नेट 14,000 डेबिट बच गया था। हमने 14 का 14 पूरा क्रेडिट कर देना है, हमने उसका हिसाब क्लियर करना है, पूरा क्रेडिट कर देना है। रामनाथ क्रेडिट द गिवर, पैसे देने वाला रामनाथ है और लॉस भी देने वाला रामनाथ है। 13,800 तो उसने हमें रुपए दे दिए और 200 रुपए का हमें एक तरह से नुकसान ही दे दिया ना उसने। हम वो एक अलग बात है कि हम खुद अग्री हुए उन टर्म्स के ऊपर, तो 200 रुपए हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउ हो गया। इतनी तो बात आप समझ गए होंगे। जब पेमेंट आएगी तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट देने आया आपको, आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट आमतौर पे बिजनेस में किसकी आती है? डेटर्स से आती है, जिनको हम उधार माल बेचते हैं, तो डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है। क्रेडिटर से डिस्काउंट हमें मिलता है, बिकॉज उनको पेमेंट हमें करनी है। तो रामनाथ का हिसाब हो गया जी एंट्री के अंदर। अब देखिए इसके बाद में क्या है? गोपाल
सोल्ड गुड्स टू अस, यहां पे आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है। वर्ड आया सोल्ड, आप फर्स्ट से समझोगे कि सेल है। अरे भाई ध्यान से पढ़ो, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमें माल बेचा है, मतलब हमने गोपाल से माल खरीदा है। आप तो आपके बिजनेस की बुक्स बना रहे हो ना, आपके बिजनेस में आपने माल खरीदा है गोपाल से, परचेज की एंट्री होनी है 12 अप्रैल को। आपने गोपाल से 10,000 रुपए का माल खरीदा है, तो 12 अप्रैल को आप परचेज करके लेके आए हो, गुड्स परचेज किए हैं कितने रुपए के, आपने एंट्री करनी है ये 10,000 रुपए की। क्रेडिट द गिवर, माल देने वाला कौन है, गोपाल है। आपका क्रेडिटर भी है, कुछ नहीं लिखा तो पेमेंट तो हमने इसको करी नहीं, पेमेंट करनी बाकी है, इसलिए गोपाल हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर 5% डिस्काउंट। 14 अप्रैल को हमने गोपाल को पेमेंट कर दी, सारी पेमेंट कर दी, लेकिन पेमेंट करते टाइम हमने उससे 5% डिस्काउंट लिया है। मैंने आपको बताया भी है, जिससे हम उधार माल लेते हैं उसको पेमेंट करनी है, वो हमारा क्रेडिटर है, हमें डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिला हमें, 5% हमें डिस्काउंट मिला है। ठीक है जी, तो 10,000 का 5% कितना होता है, 10,000 का 5% 500 रुपए होता है। ठीक है, तो आपके पास डेबिट वट कम्स इन कितने रुपए आए, आपके पास 9500 रुपए आए। समझ गए ना, 10,000 गुना में 5/100, 5% तो आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। 10,000 में से 500 रुपए काट के आपके पास 9500 रुपए आए, डेबिट वट कम्स इन 9500 हो गया। ठीक है, सॉरी, वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है, हमें उसे पेमेंट करनी है। हमने कितनी पेमेंट की है उसे, 9500 की, तो टू कैश अकाउंट 9500 आ जाएगा। और 500 हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। पैसे रिसीव करने वाला कौन है, गोपाल है, वो पूरे 10,000 से डेबिट हो जाएगा। गोपाल क्रेडिट 10,000 से, गोपाल डेबिट 10,000 से, इसका हिसाब क्या हो गया, देखो क्रेडिट डेबिट हिसाब हमारा खत्म हो गया। हमने कुल मिला के 10,000 रुपये का क्या है, ये देखो 10,000 खत्म हो गया ना। हमने अल्टीमेटली 10,000 रुपये का माल खरीदा है, 9500 रुपये दिए हैं, 500 में डिस्काउंट मिल गया। समझ गए, ये गोपाल की एंट्रीज हो गई। अब देखिए इसके बाद में पेड रेंट, 10,000 रुपये का आपने क्या है, रेंट पे किया है, 10,000 का रेंट पे किया है। एंट्री क्या करोगे 15 अप्रैल की, रेंट क्या है, खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट कर दी, आपकी जेब से कैश चला गया, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट वट गोज आउट। इसके बाद पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेजिडेंस, हरिशंकर के रेजिडेंस का रेंट पे किया है। आपका क्वेश्चन में मालिक कौन था, ऊपर लाइन पढ़ो, पास्ट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी, हरिशंकर ही मालिक है। और अब क्या कहा जा रहा है, हरिशंकर के घर का किराया भर दिया 5,000 रुपए। आप बुक्स किसकी बना रहे हो, आप बुक्स बिजनेस की बना रहे हो या बिजनेसमैन की बना रहे हो। हमने कई बार डिस्कस किया है, बुक्स हम बनाते हैं बिजनेस की। अगर बिजनेस की बुक्स बना रहे हो तो उसमें खर्चे बिजनेस के आएंगे या किसी के घर के खर्चे आ जाएंगे, बिजनेस के आएंगे ना। अब बिजनेसमैन के घर का किराया है, वो क्या हम खर्चा मानेंगे। हाँ, हमारे बिजनेस की बिल्डिंग का किराया था, अभी अभी हमने 10,000 रुपए की एंट्री की है, हमने डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल लगाया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब 5,000 रुपए बिजनेसमैन के घर का किराया दिया है, बिजनेस के गले से 5,000 रुपए दे दिए, तो क्या वो बिजनेस का खर्चा है क्या, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। यूं समझ लो, जो अपने बिजनेस का मालिक है उसने गले से 5,000 रुपए निकाल के घर पे ले गया, वो तो ड्रॉइंग है। तो बिजनेसमैन के सारे घर के खर्चे, सारे पर्सनल खर्चे, हाउस होल्ड खर्चे बिजनेस के खर्चे में कभी नहीं आएंगे। हम तो ड्राइंग में डालेंगे, विड्रॉल मानेंगे कि उसने पैसे निकाल लिए, भाई बिजनेस का खर्चा नहीं है। इसीलिए ये जो एंट्री है 16 तारीख की, 16 अप्रैल में हम इस बार रेंट अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। हम क्या लिखेंगे, यहां पर ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे। ड्राइंग किसका है, बिजनेसमैन का ही अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, हमने कहा बिजनेसमैन ने रिसीव करे, हमें नहीं पता, चाहे घर का किराया दे, चाहे बच्चों की ट्यूशन फीस भरे, चाहे अपने घर का राशन लाए, चाहे अपने बीवी को साजो सामान ला के दे, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। कितने रुपए, 5,000 रुपए क्या है आपका
कैश चला गया। समझ में आ गया? बिजनेस से कैश चला गया, हमें ये पता है। कौन ले गया? मालिक ले गया। क्या किया हमें नहीं पता, चाहे किराया दे, जो मर्जी दे, डजंट मैटर। ठीक है जी। इसके बाद में 18 तारीख को साफ साफ लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश गुड्स खरीदे हैं, गोविंद से खरीदे हैं। देखो, अगर आपने किसी से कैश माल लिया है तो आपको उसका नाम का अकाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। गोविंद से लो या मिस्टर XYZ से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने नगद लिया है ना, तो आपका उससे कोई हिसाब किताब पेंडिंग नहीं है, आपने उसका अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं है। बस आप ये समझिए कि आपने कैश माल लिया है, कितने का? 6000 का माल लिया है और 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। क्या इस क्वेश्चन में कोई कैश डिस्काउंट का जिक्र आया? नहीं आया, तो फिर कैश डिस्काउंट नहीं है। सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है जी। और कैश लेकर आए हो, कितने रुपए का माल है? 6000। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर आप ये बताइए लिस्ट प्राइस कितना हुआ? 6000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 20%। 6000 का 20% कितना होता है? 1200 रुपये। आपने माल कितने का परचेज किया है? 4800 रुपये। एंट्री तो परचेज की 4800 रुपये से हो गई, समझ गए ना? तो परचेज अकाउंट डेबिट 4800। टू गोविंद नहीं लिखना है, हमने तो कैश माल लिया है, तो बस हम टू कैश लिखेंगे। क्रेडिट वट गोज आउट, हमारा कैश चला गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा हमारा 4800 ही है। 6000 तो दिखावे का प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट काट के ही एंट्री होती है, माल तो 4800 का ही है वो। ठीक है जी। इसके बाद में है परचेज पेड टू गोविंद ₹7850। सॉरी, यहां हमने गलती की। हाँ ठीक है, 6000 रुपये की एंट्री होगी 18 तारीख की। अब इसके बाद अगली एंट्री और पढ़ो, 20 तारीख की एंट्री पढ़ो। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अभी अभी जो हमने एंट्री की, ये भी माल हमने गोविंद से लिया था, लेकिन नगद लिया था, गोविंद का नाम ही नहीं आया। अब क्या है, हमने उससे फिर माल लिया है, लेकिन उधार लिया है। माल का लिस्ट प्राइस कितना है? 10,000। हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला? हमें ट्रेड डिस्काउंट 20% मिला, 2000 ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो हमें कितने का माल हमने परचेज किया? 8000 का माल परचेज किया। तो एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 8000। क्या इस बार नगद खरीदा है? नगद खरीदते तो कैश आता। यहां पर क्या है? गोविंद से खरीदा है, तो गोविंद हमारा क्या है? क्रेडिटर है, क्रेडिट द गिवर। उसने हमें 8000 रुपये का माल दिया है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द गिवर। 8000 रुपये का माल गोविंद ने दिया है, गोविंद हमारा क्रेडिटर है, गोविंद को 8000 रुपये देने हैं। अगले ही एंट्री में 24 तारीख को क्या हुआ? हमने गोविंद को 8000 नहीं दिए, 7850 दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने कहा ठीक है भाई गोविंद, तुझे 8000 रुपये देने थे, लेकिन 7850 में हिसाब किताब क्लियर कर दो। और ऐसा हो गया, हमें 150 रुपये डिस्काउंट मिल गया। 8000 की जगह हमें 7850 ही देना पड़ा। हिसाब 8000 का क्लियर हो गया, लगे हमारे 7850 रुपये, 150 रुपये हमारे बच गए। गोविंद कितना क्रेडिटर है? कितने रुपए से क्रेडिटर है गोविंद हमारा? गोविंद हमारा क्रेडिट है 8000 रुपये से। गोविंद और अब हमारा कोई हिसाब किताब बचा नहीं है। गोविंद अगर 8000 रुपये से क्रेडिट था, तो गोविंद पूरे रुपए से ही डेबिट हो जाएगा। गोविंद और हमारा हिसाब किताब क्लियर हो गया। लेकिन हमारी जेब से पैसा कितना गया? क्या पूरा 8000 रुपया गया? नहीं, 7850 ही गया। 150 रुपये हमारा फायदा हो गया, बिकॉज हमें डिस्काउंट मिल गया। फायदा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ गए? ठीक है जी। इसके बाद में क्या है? पेड टू सुभाष 4750, डिस्काउंट रिसीव्ड 250। हमने सुभाष को 4750 की पेमेंट करी और उससे कितना डिस्काउंट मिला? 250 रुपये डिस्काउंट मिला। हमें नहीं पता, कोई पुरानी एंट्री होगी। हमें यह पता है कि हमने सुभाष को 4750 रुपये दिए हैं और 150 रुपये हमें, सॉरी 250 रुपये हमें क्या है? डिस्काउंट मिला है। लो जी, सिंपल एंट्री है। हमने आज कितना कैश दिया? क्रेडिट वट गोज आउट 4750। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम कितनी हुई? 250।
मतलब हमें कितने देने थे 5000। डेबिट द रिसीवर, सुभाष का हिसाब क्लियर हो गया, कितने रुपए से हिसाब क्लियर हो गया, उसका 5000 का हिसाब क्लियर हो गया। डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट। देखो आपको तीनों के तीनों रूल याद होने चाहिए। मैं कोशिश करता हूं बारी बारी उन रूल्स को क्या है रिपीट कर रहा हूं। आप प्लीज शांति से, अगर अभी तक आपको रूल याद नहीं हुए तो क्लास की जो स्टार्टिंग पार्ट है जर्नल का वो प्लीज दोबारा लगा लीजिए, ठीक है। अकाउंट्स समझिए, उनके टाइप्स समझिए और उनके रूल्स को अप्लाई करना सीखिए, उसके बिना ये चैप्टर नहीं होगा। और इस चैप्टर में हमारा काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है, काफ़ी लगभग मान के चलो 4 से 5 घंटे हमारे इस चैप्टर के अंदर ही मोटा मोटी कवर हो गए, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर आ गया तो समझ लो आपकी आगे की सारी अकाउंट्स की राह बड़ी आसान हो गई है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, थोड़ा पेशेंस रखे, अच्छे से इस चैप्टर को कवर करना है, ठीक है जी। सुभाष वाली एंट्री हो गई। इसके बाद में क्या है, 30 तारीख को कई खर्चे इकट्ठे ही आ गए। पेड वेजेस 400, सैलरी 4000, एडवर्टीजमेंट 800, ट्रेड एक्सपेंस 1000। ये हमारे 4 खर्चे हमने 30 तारीख को इकट्ठे ही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। आपने वेजिस पेमेंट कर दी, वेजिस अकाउंट डेबिट। और क्या पे किया आपने, सैलरी पेमेंट कर दी, ये 400 रुपए है। सैलरी भी खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। सैलरी भी डेबिट कर दी हमने, कितने रुपए, 4000 रुपए की सैलरी है, ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना हो गया, 800 रुपए। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट भी आपने डेबिट कर दिया 800 रुपए, ठीक है जी। फिर ट्रेड एक्सपेंस कितना हो गया, 1000 रुपए। बिजनेस का कोई और खर्चा, व्यापारिक खर्चा, ट्रेड एक्सपेंस मतलब व्यापार का खर्चा हो गया कोई, ठीक है। कितने रुपए, 1000 रुपए। ये सारे खर्चे आपने पेमेंट कर दी, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या चला गया, कैश चला गया। कुल कितना कैश चला गया भाई, कुल कैश जब आप इन सबको जोड़ोगे 4000 और 5000, 5000 और 800 5800, 5800 और 400 6200 रुपए। आपके 6200 रुपए कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये देखो आपने इकट्ठी एक ही एंट्री कर दी सभी खर्चों की। आप चाहते तो ये 4 एंट्री कर सकते थे। पहले करते वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 400, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4000, फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 800, ऐसे ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। 4 एंट्री कर लो या चारों को एक करके कंपाउंड एंट्री कर लो, इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। मिश्रित एंट्री है, इकट्ठी एंट्री कर दी, बिकॉज जितने खर्चे हैं सारे खर्चे इकट्ठे जोड़े टू कैश पेमेंट कर दी, बिकॉज एक ही तारीख तो एंट्री है। अगर तारीख अलग अलग होती फिर तो हमें दिक्कत आती। ये सारी एंट्री 30 अप्रैल की है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए जी। अब देखिए इलस्ट्रेशन 5, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। 5 है, फिर 6 है, फिर 7th आपकी सोल्ड होगी लगभग, देखते हैं। 5th देखिए, परचेज गुड्स 1 अक्टूबर की एंट्री है, लिख लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मारुति नंदन स्टोर्स, बिजनेसमैन है, समझ लो ये बिजनेस है। मारुति नंदन स्टोर्स की जर्नल बनानी है आपने। 1 अक्टूबर को परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, लिस्ट प्राइस 50,000 है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ, मतलब ये क्या है, उधार परचेज है, आपने उधार माल लिया है। 50,000 रुपये एमआरपी है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, घनश्याम से लिया है, तो भाई ठीक है। लिस्ट प्राइस 50,000 हो गया, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15% है। 50,000 का 15% 15,000 रुपये होगा, सॉरी 1500 रुपये होगा। तो ये आएगा आपका लगभग मान के चलो 7500 रुपये आएगा जी, ठीक है जी। $50,000 में से आपका 7500 रुपया गया, ये बच गया आपका 42,500। आपने घनश्याम से कितने रुपए के गुड्स परचेज किए हैं, आपने घनश्याम से 42,500 के गुड्स परचेज किए हैं। एंट्री क्या हो जाएगी जी, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 42,500 टू घनश्याम 42,500,
समझ गए? तो परचेज डेबिट हो गया, खर्चा था, घनश्याम क्रेडिट हो गया बिकॉज क्रेडिट द गिवर, उसने हमें 42,500 का माल दिया है। इसके बाद में 3 तारीख को क्या हुआ, अब समझना पड़ेगा ध्यान से। रिटर्न्ड गुड्स टू घनश्याम, लिस्ट प्राइस जिसका 2000 है। यहाँ आपने कितनी लिस्ट प्राइस का माल लिया था? 50,000 का। कितना डिस्काउंट था? 15%। 50,000 की तुमने एंट्री करी थी या 15% लेस करके ही एंट्री करी थी? आपने 15% लेस करके ही एंट्री करी थी। आपने कहा ट्रेड डिस्काउंट तो लेस होकर एंट्री होती है जी। अब आप घनश्याम को माल वापस कर रहे हो, पहले परचेज किया था, अब परचेज रिटर्न कर रहे हो। परचेज करना खर्चा था, परचेज रिटर्न करना इनकम है, समझ लो कि खर्चा कम हो गया आपका, तो एक तरीके से इनकम हो गई, समझ लो। तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ गए? तो देखो ध्यान से, 3 अप्रैल की एंट्री बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आप परचेज रिटर्न कर रहे हो उसकी कैलकुलेशन देखो। माल जो वापस कर रहे हो उसका लिस्ट प्राइस कितना है? 2,000 रुपये। जब खरीदने की एंट्री ट्रेड डिस्काउंट लेस करके होती है तो वापस करने की भी तो एंट्री ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही होएगी, लिस्ट प्राइस पे थोड़ी ना एंट्री हो जाएगी। कितना डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट 15% ट्रेड डिस्काउंट है, लेस कर दीजिए इसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 15%। 2,000 का 15% 300 रुपये आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना जी। तो ये आपको 15% क्या है इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा और 1,700 रुपये का कुल आपने क्या है माल परचेज रिटर्न किया है, माल वापस किया है। माल वापस कर रहे हो, किसको वापस कर रहे हो? माल आप वापस कर रहे हो घनश्याम को। तो घनश्याम अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1,700 रुपये। और परचेज करना अगर खर्चा था तो परचेज रिटर्न क्या हो गई आपकी? इनकम हो गई। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन कितने रुपए? 1,700 रुपये। समझ गए? कोई प्रॉब्लम भी इसके अंदर कोई? तो अब इन दोनों एंट्रियों को देखो प्लीज, ध्यान से देखना। घनश्याम कितने से क्रेडिट था? पहले जब माल जब खरीदा हमने उसे 42,500 रुपये देने थे, ठीक है। अब घनश्याम को हमने कितने रुपए का माल वापस कर दिया? 1,700 रुपये का। घनश्याम कितने से डेबिट हो गया? 1,700 से। 42,500 से तो घनश्याम क्रेडिट था। अगर हम वैसे घनश्याम का हिसाब सोचें तो घनश्याम पहले क्रेडिट हुआ 42,500 से बिकॉज हमने उससे माल परचेज किया था। समझ गए ना? चलो ये वर्ड नहीं लिखता, कंफ्यूज हो जाओगे आप। क्रेडिट किया बिकॉज हमने उसे पैसे वापस करने पेमेंट करनी है ना उनको, वो हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। फिर हमने जब माल वापस किया हमने उसे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न के टाइम हमने उसे यहाँ पर क्या है? डेबिट कर दिया। कितने रुपए से डेबिट कर दिया हमने उसे? हमने उसे यहाँ पर 1,700 रुपये से डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट था 42,500, 1,700 वो क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया। तो 42,500 माइनस 1,700 जब हम करते हैं ये आ गया 40,800। हमने घनश्याम को कितने रुपए देने हैं? नेट वो हमारा कितने रुपए से क्रेडिटर है? 40,800 रुपये से क्रेडिटर है। ये देसी भाषा में समझ लो कि जी 42,500 का माल लिया था, 1,700 का माल वापस कर दिया, 40,800 अभी भी उसको देने हैं। घनश्याम को 40,800 देने हैं। अगली ही एंट्री में क्या लिखा है? पेड कैश टू घनश्याम 40,000 देने हैं। 40,800 हमने इसको 40,000 दे दिए फुल सेटलमेंट में। हमने कहा भाई 40,000 रुपये पकड़ और हिसाब किताब क्लियर कर दे, 800 रुपये तो हमारे माफ कर दे, हमें डिस्काउंट दे दे। और वो इस पर एग्री भी हो गया, उसने पेमेंट रिसीव कर ली, ठीक है। तो 6 तारीख की एंट्री कर लेते हैं। हाँ जी बताओ, इस बारी पैसे कौन रिसीव कर रहा है? घनश्याम। घनश्याम को 40,000 रुपए से डेबिट करूं या 40,800 से करूं? घनश्याम का हिसाब क्लियर करना है। घनश्याम क्रेडिट पड़ा है 40,800 से, पूरा 40,800 से आप इसे डेबिट करो। और आपका कैश कितना चला गया? कैश गया आपका केवल 40,800 रुपए बच गए। पेमेंट लेते या देते टाइम जो डिस्काउंट लिया या दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट मिलेगा तो इनकम होगी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल लगाओ। डिस्काउंट दिया जाएगा तो खर्चा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल लगाओ।
तो ये डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी पेमेंट की। समझ गए? ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रघु। रघु से माल लिया है, लिस्ट प्राइस 60,000 है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। सिंपल एंट्री है, इसमें तो हम टाइम नहीं लगाना चाहिए हमें ज़्यादा। लो जी, 8 अक्टूबर की एंट्री करते हैं। लिस्ट प्राइस कितना बताया, लिस्ट प्राइस 60,000 रुपये बताया, ठीक है जी। और ट्रेड डिस्काउंट कितना बताया, 10%। 6,000 रुपये, 54,000 रुपये का हमने क्या है, माल परचेज कर लिया, उधार खरीदा है। यहाँ पे कहीं भी कैश नहीं लिखा ना, तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 54,000, क्रेडिट द गिवर, माल बेचने वाला कौन है, रघु है, 54,000। रघु को हमने कितने रुपए से क्रेडिट कर दिया, 54,000 से क्रेडिट कर दिया। वो हमारी लाइबिलिटी है, हमने इसे पेमेंट करनी है, उधार माल लिया है, क्रेडिटर है, ठीक है। ये एंट्री तो हो गई 8 अक्टूबर की। इसके बाद में 10 अक्टूबर को क्या हुआ, रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। आपने रघु को 5,000 लिस्ट प्राइस का माल वापस कर दिया। अभी अभी जब खरीदा था हमें, तो हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। अब अगर वापस कर रहे हैं तो भी एंट्री ट्रेड डिस्काउंट काट के ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख की एंट्री करते हैं। जो माल वापस कर रहे हैं उसका लिस्ट प्राइस कितना है, 5,000, और ट्रेड डिस्काउंट कितना था डील के ऊपर, 10%। 10% ही था ना। ये देखिए, यहाँ हमने 60,000 में से 10% काट के एंट्री करी थी, तो जब वापस करें तो भी 10% लेस होगा, 500, ठीक है जी। 4500 रुपये का हमने उसको क्या है, माल वापस किया है। माल वापस करोगे तो क्या एंट्री होगी, इस बारी वो माल रिसीव कर रहा है। रघु डेबिट होगा कितने रुपए से, 4500 से, और टू परचेज रिटर्न कितने रुपए, 4500 रुपये, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले एंट्री में रघु कितने से क्रेडिट हुआ, 54,000 रुपये से रघु क्या हुआ, हमारा क्रेडिटर हुआ। दूसरी एंट्री में रघु डेबिट कितने से हुआ, 4500 से डेबिट हुआ, तो रघु क्रेडिट हुआ 54,000 से, माइनस डेबिट हुआ वो 4500 से, तो नेट कितना क्रेडिट बच गया, 49,500 से। अगर देसी भाषा में बात करें कि जी 54,000 रुपये का माल खरीदा था, 4500 रुपये का माल वापस कर दिया, 49,500 रुपये अभी भी देने हैं उसे, ठीक है जी। 49,500 देने, लिखा क्या है 12 तारीख को, पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने रघु को 49,500 की बजाय 49,000 रुपये दिए और उसका अकाउंट क्या कर दिया, फुल सेटलमेंट कर दी। तो कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री क्या करोगे, 12 तारीख की एंट्री क्या करोगे, टू कैश देना था 49,500, दिया कितना, 49,000 रुपये दिया, 500 रुपया तुम्हें डिस्काउंट मिल गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। डेबिट क्या करोगे, पैसे कौन रिसीव कर रहा है, रघु कर रहा है, रघु अकाउंट डेबिट होगा 49,500 से। बताओ कोई समस्या, ओके है ना। तो बस ये एंट्री हो गई। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन 5 थी जो हमने यहाँ तक क्या है, कंप्लीट करी है, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6 है और ये सोल्ड है, ठीक है। इसकी सारी एंट्रीज आपको यहाँ दी हुई है, तो ये आपका होमवर्क है। अब हम आगे करेंगे इलस्ट्रेशन 7। अब इलस्ट्रेशन 7 में क्या है, देखिए, प्रिपेयर ए जनरल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राजा राम। आपको राजा राम की जनरल एंट्री करने को कहा गया है, ठीक है जी। तो फर्स्ट एंट्री 3 मार्च की क्या है, बोट, बोट मतलब खरीदना, ठीक है। बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000। 80,000 लिस्ट प्राइस का आपने सामान खरीदा। 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, और 2.5% क्या है, कैश डिस्काउंट है। सब कुछ साफ साफ ही बता दिया कि आप नगद माल लेकर आए,
जिसका MRP 80,000 था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था और 2.5% कैश डिस्काउंट था। आपने नगद माल लिया तो जितनी पेमेंट की आपको हाथों हाथ आपको क्या है, आपको अपना कैश डिस्काउंट भी मिल गया। 3 मार्च की ये एंट्री है, ठीक है जी। तो 3 मार्च की हम ये एंट्री करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि लिस्ट प्राइस कितना बताया क्वेश्चन के अंदर। लिस्ट प्राइस आपको बताया गया 80,000, तो 80,000 तो आपका लिस्ट प्राइस हो गया। माइनस क्या करोगे आप, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है जी, 10% है। तो 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000 होगा। मतलब जो आपने माल परचेज किया, परचेज की एंट्री कितनी होगी, 72,000 की होगी। हमने अब तक यही समझा है परचेज सेल की जो अमाउंट है वो अमाउंट अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही निकलती है, यही की है ना। तो वो 72,000 है। अच्छा, हमने पेमेंट 72,000 नहीं की बिकॉज हमने कैश पेमेंट की, इसलिए हमें क्या है 2.5% कैश डिस्काउंट मिला। आपको देखो जो कैश डिस्काउंट मिलेगा, जितने रुपए की सेल या परचेज वैल्यू है उस वैल्यू पर कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो माइनस कीजिए आप अपना कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट है, 2.5% है। आप किसका 2.5% करोगे, आपने 72,000 रुपये का 2.5% करना है, जो कि आपकी अमाउंट आ गई है 1,800 रुपये। कितनी आ गई, 1,800 रुपये। 1,800 को आप अपने 72,000 में से घटा दीजिए, मतलब आपने जो पेमेंट की है वो पेमेंट कितनी की है, 70,200 रुपये की। ठीक है, ये आपका कैश पेड है। ठीक है, समझ गए, ये आपका कैश पेड है। 80,000 पे लिस्ट प्राइस था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट काट के परचेज तो आपने 72,000 ही मानना है, और फिर कैश डिस्काउंट 2.5% काट के कैश पेड की एंट्री 70,200 की आपने करनी है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में देखो इसने क्या कहा कि अब इसकी एंट्री कैसे करोगे। अभी मैंने आपको बताया कि परचेज कितना आएगा, परचेज में तो पूरा का पूरा 72,000 रुपये आएगा। तो आपने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट 72,000, ठीक है, और आपने पेमेंट कितनी की, 70,200, 70,200, और आपको कैश डिस्काउंट कितना मिला, 1,800। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,800। समझ गए, मतलब ये तो आपका कैश डिस्काउंट हो गया, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। परचेज में ध्यान देने वाली बात है, आपके लिए परचेज है, जिसने आपको माल बेचा है उसके लिए सेल है वो तो क्या है, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट काट के ही एंट्री होगी। समझ गए, तो ये एंट्री हो गई आपकी पहली, परचेज अकाउंट 72,000 टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। अगला देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इस बार हमने कैश माल बेचा है, लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपए है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है और 3% क्या है आपका कैश डिस्काउंट है। जो अभी हमने एंट्री की है कुछ कुछ ऐसी ही एंट्री ये है, बस वो परचेज की थी और ये क्या है, सेल की एंट्री है। जो माल सेल कर रहे हो उसका लिस्ट प्राइस कितना बताया इसने, 1,00,000 बताया, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना इसने बताया आपको, 10% बताया। 10% किसका करोगे, 1,00,000 का 10% करोगे, 10,000 घटाओगे, कितना बचा, 90,000 बचा। और इसके अंदर क्या है, सॉरी 15% डिस्काउंट बताया आपको, गलती हो गई यहां पर हमसे, ये 15% है। ठीक है जी, लो जी 15%, 1,00,000 का 15% कितना आएगा, 15,000 रुपये आएगा। बचेगा कितना आपका, 85,000 बचेगा। मतलब जो आपने माल बेचा है वो 1,00,000 का नहीं है, माल तो ट्रेड डिस्काउंट काट के 85,000 ही मानो, लेकिन आपको 85,000 भी नहीं मिले, कुछ आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ गया, 3% 85,000 का आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ गया, मतलब 2,550 रुपये। ठीक है ना, 85,000 का 3% 2,550 रुपये आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ गया। इन शॉर्ट आपको कैश रिसीव कितना हुआ, कैश रिसीव तो आपको 85,000 में से 2,550 लेस करके आपको 82,450 रुपये ही कैश रिसीव हुआ। समझ गए। तो अब अगर इसकी एंट्री करनी है तो कैसे करोगे, सेल तो आपकी 85,000 की है, कैश मिला है 82,450, 2,550 आपका क्या है, एक्सपेंस हो गया बिकॉज आपको डिस्काउंट देना पड़ गया। तो इसकी जनरल एंट्री में आप कुछ यूं लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश तो 82,450 आया,
सेल की इनकम पूरी ट्रेड डिस्काउंट काट के बस 85,000 आएगी। 2550 कैश डिस्काउंट आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। वो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस का आप यहां पर रूल लगा दोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। समझ गए, ये जनरल एंट्री हो जाएगी। पहली एंट्री परचेज की थी, नगद परचेज की थी, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल गया, नगद परचेज की इसलिए हाथों कैश डिस्काउंट भी हमें मिल गया। दूसरी एंट्री सेल की है, कैश सेल है, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हमने, हमें हाथों हाथ पेमेंट मिल रही है, हमने उसको कैश डिस्काउंट भी दे दिया। समझ गए जी। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, देखिए प्लीज। नेक्स्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू नागपाल। नागपाल को हमने माल बेचा है, लिस्ट प्राइस 50,000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। आई थिंक इस एंट्री में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 तारीख की एंट्री है, नागपाल को लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपने कहा एमआरपी कितना है 50,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया 10,000। 50,000 का 20% 10,000 हो गया। इसका मतलब आपने माल बेचा कितने का है, माल सेल किया आपने 40,000 का। एंट्री करोगे आप नागपाल अकाउंट डेबिट। नागपाल कितने से डेबिट होगा आपका, नागपाल पूरा 40,000 से डेबिट होगा और आपकी सेल कितनी है 40,000। समझ गए, कोई समस्या यहां तक। ये आपने एंट्री कर दी, नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल 40,000, ठीक है। 50,000 में से 20% लेस करके ही आपने एंट्री की। 8 तारीख को क्या हुआ, नागपाल ने 1/4 अबोव गुड्स का वापस कर दिया। अब ध्यान से समझना, अगर सेल की एंट्री हमने डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट काट के की थी, तो अब जब माल वापस आ रहा है सेल रिटर्न की एंट्री भी ट्रेड डिस्काउंट काट के करेंगे। सेल रिटर्न की एंट्री क्या थी, मैंने आपको बताया सेल इनकम होती है, तो माल वापस आ जाना खर्चा समझ लो। इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, खर्चा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। माल कौन दे रहा है आपको, नागपाल दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। नागपाल माल वापस कर रहा है तो नागपाल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना सामान वापस किया उसने, 1/4 किया। आपकी मर्जी है, या तो पहले आप लिखो कि 50,000 लिस्ट प्राइस है, पहले 50,000 का 1/4 निकालोगे, ठीक है, उसमें से या फिर 20% ट्रेड डिस्काउंट काटोगे, या फिर आपको पता ही है लेस करके अमाउंट क्या बनती है 40,000, सीधा इसका 1/4 ही कर लो। 40,000 का 1/4 कितना होगा 10,000। आपने ये एंट्री 10,000 से कर देनी है। समझ गए जी, ठीक है। नागपाल को बेचा 40,000 का, 1/4 10,000 का माल वापस आ गया। नागपाल डेबिट था आपका कितने रुपए से, 40,000 से, और 1/4 10,000 का क्रेडिट हो गया। नेट कितना डेबिट बच गया 30,000। आपने नागपाल से कितने रुपए लेने, 30,000 रुपए लेने हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा है, नागपाल सेटल्ड द अकाउंट पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 5%। 10 तारीख को नागपाल ने अपना हिसाब क्लियर कर दिया, लेकिन 5% कैश डिस्काउंट काटकर। हमने तो सोचा है कि नागपाल से हमने 30,000 रुपए लेने हैं, लेकिन उसने 30,000 नहीं दिए, 30,000 का 5% हमें कम दिया। तो नागपाल ने हमें जो हमारी रिसीवेबल अमाउंट थी वो थी 30,000, उसने हमें कैश डिस्काउंट कितना 5%, 30,000 का 5% 1,500 रुपए उसने हमें कम दिए, ठीक है। मतलब 30,000 माइनस 5% उसने हमें 28,500 रुपए ही दिए। हमें इतना ही कैश रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो नागपाल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर, वो पैसे देने वाला है, वो तो पूरा 30,000 होगा, बिकॉज 30,000 डेबिट है, हिसाब किताब खत्म करना है, पूरा क्रेडिट कर दो। लेकिन हमारे पास कैश कितना आया, कैश तो हमारे पास 28,500 ही आया ना। 1,500 रुपए हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चे का नाम क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो ये हम कैश डिस्काउंट की एंट्री, कैश डिस्काउंट मिलना, कैश डिस्काउंट देना, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन 7th भी पूरी हो गई। अब इलस्ट्रेशन 8th आपका और थोड़ा दिमाग पर आपको जोर डालना पड़ेगा। 8th देखिए क्या कह रहा है, 5 मार्च को शांति से समझोगे तो बहुत ईजी है। सोल्ड गुड्स टू श्रुति, श्रुति को आपने 80,000 रुपए का माल दिया, 15% ट्रेड डिस्काउंट पर दिया, 4% कैश डिस्काउंट पर दिया। मुझे दोबारा बताओ, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, माल को बेचते टाइम। पेमेंट मिली या ना मिली, क्या इसका कोई फर्क पड़ता है ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड डिस्काउंट का पेमेंट मिलने ना मिलने से कोई फर्क नहीं होता।
कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब हमें पेमेंट मिलती है। अगर वो हमें पेमेंट करेगा तो हम उसे कैश डिस्काउंट देंगे, अगर वो हमें पूरी पेमेंट करेगा तो हम उसे पूरी पेमेंट के ऊपर कैश डिस्काउंट दे देंगे, 2% 3% जो भी आपकी रेट है। अगर वो हमें आधी पेमेंट करेगा तो हम उसे आधी पेमेंट के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, कैश डिस्काउंट दे देंगे। जितनी पेमेंट हमें मिलेगी उस पेमेंट का हम कैश डिस्काउंट देंगे, ये बात दिमाग में रखिए। और ट्रेड डिस्काउंट टोटल लिस्ट प्राइस पर होता है, कैश डिस्काउंट जितनी पेमेंट मिल रही है उस पर होता है। तो श्रुति वाला सीन देखिए, श्रुति को हमने 80,000 रुपए का माल बेचा, मैं लिख देता हूं साथ साथ आपको। लिस्ट प्राइस कितना है? 80,000 है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे में से लेस होगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट बोला गया है? 15% बोला गया है। 80,000 का 15% 12,000 हो जाएगा, ठीक है जी। 80,000 का 15% 12,000 रुपए हमने यहां पर कर दिया लेस। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सेल कितनी हुई है? 80,000 माइनस 12,000, सेल हुई है 68,000 की, ठीक है। अब क्या हमें सारा पैसा कैश मिल गया? क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू ए चेक। 75% तो तुरंत मिल गई, चेक मिल गया, कैश नहीं आया इस बार बैंक में आया है। एक ही बात है, पैसा मिलने से मतलब है, चाहे बैंक में आए चाहे कैश आए, हमें कैश डिस्काउंट देना है। अब ये रट्टा नहीं मारना कि नगद आएगा तो ही कैश डिस्काउंट वर्ड करेंगे, तो भी बैंक में आ गया तो भी पेमेंट आ गई ना, कैश डिस्काउंट आपने देना है, समझ गए। तो 68,000 में से वो कुछ तो मतलब कैश हो गया, 75% तो तुरंत मिल रहा है, बाकी क्या हो गया आपका? उधार हो गया, 25% आपका उधार हो गया, ठीक है। 68,000 का पहले आप करोगे 75%, 68,000 का 75% तो हो गया 51,000, मतलब 51,000 तो आप नगद लेकर आए हो। 51,000 की तो नगद की एंट्री करनी है, और वहीं 17,000 आपका हो गया उधार। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा गया है कि हमें 75% अमाउंट हमने इमीडिएटली दे दी और कैश डिस्काउंट कितना है? 4%। अब बताओ 4% आप पूरा 68,000 का कर दोगे या 51 का करोगे या 17 का करोगे? आप कहोगे कि सर जितनी पेमेंट कैश हमें मिल रही है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट होगा, तो हमें तो पेमेंट 51,000 मिल रही है ना, हमें पेमेंट मिल रही है 51,000। थोड़ा इसको साफ लिख देता हूं, हमें पेमेंट मिल रही है 51,000, तो जो हमने कैश डिस्काउंट लेस करना है, जो हमें कैश डिस्काउंट की जो देना है 4%, वो हम देंगे 51,000 पर, समझ गए। ये 4% किसका होगा? 51,000 का, मतलब 51,000 रुपये हमें पूरे नहीं मिलेंगे, 51,000 का 4% 2,040 रुपये हमें कम मिलेंगे। हमें कितने रिसीव होंगे? हमें रिसीव होंगे 48,960 रुपये। बताओ कोई समस्या किसी को इसके अंदर? 48,960 ये आपको कैश रिसीव होगा। अब समझने की बात है, बताओ सेल कितने की हुई? 68,000 की। तो मैं इसको यहां ऐसे कर देता हूं, ध्यान से देखना प्लीज। टू सेल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वो तो है 68,000, बिकॉज लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही सेल में जाएगा, ठीक है जी। उधार, जितना उधार है, उधार में तो कोई कैश डिस्काउंट लेस नहीं होता, इसलिए हमने 17,000 में से कुछ भी लेस नहीं किया। नाम क्या है? श्रुति। हम यहां पर लिखेंगे श्रुति से पैसे लेने हैं, श्रुति अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 17,000। श्रुति डेबिट हो गई 17,000 से, बिकॉज ये उधार था, उधार वाला उसके नाम चढ़ जाएगा। श्रुति डेबिट हो गई, डेबिट द रिसीवर, समझ के। अगर वो हमें सारी ही पेमेंट दे देती तो हमें उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं थी। हमें डेबिट द रिसीवर क्यों समझना है? हमने कहा कैश ही मिल गया, हमें हिसाब किताब खत्म हो गया, श्रुति का अकाउंट खुलेगा ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, हमने श्रुति को पूरा माल कैश नहीं बेचा, उसने कुछ उधार ले लिया, जितना उधार लिया है उतना तो उसके नाम चढ़ गया। बाकी 51,000 हमें पूरा मिल जाता तो हम कैश अकाउंट डेबिट पूरा 51,000 यहां पर कर देते। हम यहां पूरा लिखते 51,000, 51 और 17 मिलकर 68,000 बन जाता, लेकिन हमें पूरा 51,000 नहीं मिला। हमने रिसीव किया केवल 48,960 रुपए। कितना रिसीव किया? 48,960 रुपए, तो हमें 48,960 ही मिला। 51,000 की जगह 48,960 मिला, तो 2,040 क्या हो गया आपका? डिस्काउंट हो गया। क्या करोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,040। इसका जोड़ जब करोगे पूरा आपका 68,000 बन जाएगा, समझ गए? तो क्लियर है ना। 68,000 रुपए का माल सेल किया,
17,000 तो उधार है, उस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है। 51,000 जो है वो आपका कैश है, इसलिए हमने 2040 तो माफ कर दिया, उसका 48,960 कैश ले लिया। तो इंपॉर्टेंट बस यही समझना था कि जितनी कैश पेमेंट वो करने जा रहा है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा, सारी पर नहीं मिलेगा। आधी पेमेंट करती अगर श्रुति तो आधी पेमेंट पर हम उसे कैश डिस्काउंट दे देते। इसने 75% किया तो 75% पर हमने 4% कैश डिस्काउंट दे दिया। अगर वो हमें सारे ही 68,000 रुपए सारे ही अगर वो हमें कैश पेमेंट करने को तैयार हो जाती तो हम उसे 68,000 का 4% कैश डिस्काउंट दे देते। जितनी पेमेंट हमें सामने वाला करेगा उतनी पेमेंट पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर ट्रेड डिस्काउंट तो सारे लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, वेदर पेमेंट रिसीव्ड और नॉट। ठीक है जी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री थी। आप चाहो तो इसको दोबारा से भी समझ सकते हो, दोबारा से भी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री क्या है? अब पहली एंट्री सेल की थी, अभी परचेज की है, लगभग ऊपर वाली बात ही सेम यहां पर रिपीट होगी। ठीक है, क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा। आपने रिचा से 60,000 रुपए का माल लिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। इंपॉर्टेंट टू नोट, ट्रेड डिस्काउंट सारी वैल्यू पर मिलेगा, कैश डिस्काउंट केवल उस वैल्यू पर मिलेगा जितना हमने उसे पेमेंट की है। क्वेश्चन कह रहा है 60% पेमेंट मेड बाय चेक इमीडिएटली। ऊपर वाले में हमने एक शायद गलती कर दी, हमने चेक से पेमेंट करी थी ना, हमें बस चेक आया था ना, क्या लिखा था यहाँ पे? रिसीव्ड थ्रू अ चेक। चेक अगर मिला है तो यहां पर कैश नहीं आएगा, पैसा कहां आ गया? हमारे बैंक में आ गया। तो यहां पर आपने क्या लिखना है? बैंक अकाउंट लिखना है। ठीक है, जिनके दिमाग में यहां पर पॉइंट नहीं आया तो समझ लो वो अवेयर नहीं है, बस वो टपा रहे हैं क्लास को। ठीक है, अगर आपको चेक मिला है तो पैसा गले में थोड़ी आया है, अपनी तिजोरी में थोड़ी आया है, पैसा बैंक में आया है। डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा जाएगा, तो कैश की जगह बैंक आएगा। ठीक है, अब ऐसे इस एंट्री में क्या है? हमने रिचा से माल परचेज किया है, 10 मार्च की एंट्री है। जो हमारे माल का लिस्ट प्राइस है वो है 60,000 रुपये, 10% है इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 60,000 का 10% 6,000 रुपये होता है। तो आपने माल कितना परचेज किया? आपने माल परचेज किया 54,000। ठीक है, और इसका 60% तो आपने इमीडिएटली दे दिया। ठीक है, ये परचेज अकाउंट में चला जाएगा, परचेज अकाउंट में पूरा 54,000 जाएगा। अब क्या है? आपने 60% तो दिया है कैश और 40% आपका है उधार, क्रेडिट पर है। ठीक है, 54,000 का 60% कर दो आप, 54,000 का 60% आएगा 32,400। 32,400 तो आपका है कैश और 40% आएगा 21,600। 21,600। ठीक है, क्लियर है? तो अब कैश डिस्काउंट तो केवल उस रकम पर मिलेगा जो कैश पेमेंट कर रहे हो। क्वेश्चन में कहा गया 5% कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट तो 60% मतलब 32,400 पर ही मिलेगा। माइनस करोगे आप कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट? 5%। 32,400 का आप कर दीजिए 5%, 1,620 रुपये। आपको 32,400 देने की जरूरत नहीं है, आपको 1,620 रुपये कम देने हैं, तो आपने कुल 30,780 रुपये ही देने हैं। कैश पेड कितना? 30,780। ये कैश पेमेंट की है, ये डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है, बिकॉज आपने माल खरीदा है ना, पेमेंट करने जा रहे हो, पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। और ये आपकी उधार सेल है, रिचा से आपने माल लिया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल एंट्री है, माल कितने का लिया? परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? पूरा 54,000 आएगा। माल तो आपने 54,000 का लिया है। ठीक है, वहीं कैश कितना गया? कैश गया 30,780, जाना था 32,400, 32,400 जाना था, बट हमें डिस्काउंट मिल गया, हमें 30,780 गया, डिस्काउंट मिल गया, हमें फायदा हो गया। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कितने रुपए जी? 1,620 रुपये। ये हो गया 32,400, बाकी 21,600 उधार है, पैसे देने बाकी है। किसे देने हैं? रिचा को देने हैं। क्रेडिट द गिवर, ये हमें माल उधार देने वाली है, जिसने माल उधार दिया है, पर्सनल अकाउंट है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए जी? 21,600 रुपये। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ओके, तो यहां पर आपकी क्या है? ये एंट्री पूरी हो जाती है। ये आपकी 8th इलस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो गई। अब जो 9th इलस्ट्रेशन है,
ये सोल्ड है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। 10th इलस्ट्रेशन देख लीजिए। 10th भी है तो सोल्ड, बट एक बार हम नज़र दौड़ा लेते हैं, अगर हमें कुछ एंट्री करने वाली लगी तो हम वो कर लेंगे। हाँ, पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाता हूं। तारीख है 1 अप्रैल, तारीख है 1 अप्रैल। मैंने आपको अब तक जो कैपिटल की एंट्रीज बताई है, कैपिटल की एंट्रीज हम क्या करते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है, एंट्री आई 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया, आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख। दोबारा से सोचते हैं हम ये एंट्री क्यों करते थे। हम कहते थे बिजनेस में कैश आया है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, डेबिट वट कम्स इन, समझ गए। कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट वट कम्स इन, बिजनेस में कैश आया है तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। वहीं कैश देने वाला कौन है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन मतलब क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट हो गया ना, वो पैसे देने वाला है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा क्रेडिट द गिवर, तो ये आपका यहां पर पर्सनल अकाउंट आ गया, समझ गए। ये सोच के साथ आप ये एंट्री करते थे। अब एक बात बताओ, एक मान लो पर्सन है, वो अपनी ज्वेलरी की दुकान खोलने जा रहा है, वो क्या है, ज्वेलरी की दुकान ओपन करने जा रहा है। अगर वो ज्वेलरी की दुकान ओपन करने जा रहा है, जरूरी है कि वो कैश ही लगाए। अज्यूम करो कि आप खुद हो, आपके घर पर भी कुछ ज्वेलरी पड़ी होती है, आपके मन में आया है कि मैं ज्वेलरी की शॉप खोल लेता हूं या खोल लेती हूं, तो आपने घर पर पड़ा था 5 लाख का कैश, वो दुकान पर ले गए, सामान समून और खरीदना है। घर पर कुछ ज्वेलरी पड़ी थी एक्स्ट्रा जो आपके काम नहीं आती, आपने सोचा क्यों ना इसको भी दुकान के स्टॉक में रख देती हूं, ये रख देता हूं, वहां पर बेच लेंगे इसे, समझ गए। तो इस बार आप क्या कर रहे हो, आप कैश तो बिजनेस में ला ही रहे हो, आप स्टॉक भी ला रहे हो, आप माल भी ला रहे हो। अब देखो ध्यान से इस एंट्री को समझना। श्याम सुंदर एंड सन्स ने बिजनेस शुरू किया है, कैश लेकर आया है घर से 75,000, माल भी लाया घर से 30,000 का, और घर पर फर्नीचर पड़ा था। उसने सोचा कि मैं बिजनेस में नया फर्नीचर परचेज करूं, इससे बेटर है 5,000 रुपए लगभग लागत का फर्नीचर पड़ा है, ये भी मैं बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो अभी तक तो जो क्वेश्चन आया करते थे उसमें क्या होता था, बिजनेसमैन केवल कैश लेकर आता था, जब कैश लाता था डेबिट वट कम्स इन, हम कैश अकाउंट का रूल लगा देते थे। इस बार माल भी घर से ही लाया समझ लो, तो बिजनेस ने तो माल खरीदा ही है ना, बिजनेस ने माल किससे खरीदा है, बिजनेसमैन से खरीदा है, तो माल का सेम जैसे परचेज होता है वैसे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस के अंदर फर्नीचर भी आया है, फर्नीचर किसने दिया, बिजनेसमैन ने दिया है, तो बिजनेस के अंदर तो डेबिट वट कम्स इन का रूल लगेगा ना, तो यहां पर आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। पैसे आपने किसी के नहीं दिए, किसने दिया आपको सारा सामान, बिजनेसमैन ने दिया है, उधार है, क्रेडिट द गिवर, उसका नाम तो हम लिखते नहीं, बिजनेसमैन के अकाउंट को क्या कहते हो आप, कैपिटल अकाउंट। दोबारा देख लो, ये आपने डेबिट क्यों किया, बिकॉज आपका रियल अकाउंट है, बिजनेस में एक एसेट आई है, डेबिट वट कम्स इन। फर्नीचर डेबिट क्यों किया, बिकॉज ये भी आपका रियल अकाउंट है, फर्नीचर हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, डेबिट वट कम्स इन, बिजनेस में एसेट आई है, ठीक है। और परचेज अकाउंट डेबिट क्यों किया, बिकॉज माल खरीदना खर्चा होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। कैश कितना है, 75,000 रुपए, गुड्स कितने हैं, 30,000 रुपए, और फर्नीचर कितना है आपका, 5,000 रुपए, ठीक है। कुल मिला के कितना हो गया, 80,000 और 30,000, 1,10,000। क्या हमने 1,10,000 बिजनेसमैन को दे दिया, नहीं भाई, बिजनेसमैन ने तो हमें तो पैसा और हमें ये फर्नीचर वगैरह दिया है, उसको पैसे देने बाकी है, देसी भाषा में बात करें तो कैपिटल अकाउंट के अंदर 1,10,000 रुपए आ जाएंगे, समझ गए। ये एंट्री है आपकी इंट्रोडक्शन की, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये पहली एंट्री है जब कैपिटल के अंदर कैश के अलावा बाकी चीजें भी लगाई जा रही है, समझ गए। सिर्फ कैश नहीं, परचेज और फर्नीचर भी आ रहा है। अगली एंट्री, सोल्ड गुड्स टू भूषण, लिस्ट प्राइस 10,000 और ट्रेड डिस्काउंट 10%। ये आपका होमवर्क है, हालांकि नीचे सॉल्यूशन है,
आप सॉल्यूशन में सब एंट्रीज देख सकते हो, सारी एंट्री यहाँ पर है, बस जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है अब मैं केवल वो आपको करवा रहा हूँ, बाकी आप सॉल्यूशन पर देख लेना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारी फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव जो हम जब आएंगे तो उसके अंदर आप वो प्रॉब्लम्स अपनी पूछ सकते हो, या हमें जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज भी कर सकते हो। तो जब हमें टाइम मिलेगा हम आपको प्रॉब्लम आपकी सोल्व करके देंगे, ठीक है। तो सेकंड एंट्री तो सिंपल है, हमने काफी देख ली। सोल्ड गुड्स टू भूषण विद लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। कैश तो लिखा नहीं, उधार बेचा होगा, तो आपने 10,000 में से 10% 1,000 रुपये काट के 9,000 रुपये की एंट्री कर देनी है, सेल की कर लोगे आप, मुझे पता है। ऐसे ही पेड चेक ऑफ 30,000 टू चतुर्वेदी एंड अवेल्ड डिस्काउंट 2%। आपने चतुर्वेदी को 30,000 का चेक दिया है और 2% का ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट क्या है, अवेल किया है। तो यहां पर आपको ये देखो एंट्री मिल जाएगी, एक मिनट को, चतुर्वेदी की कितनी अमाउंट है, 30,000 रुपये की अमाउंट है ना। पेड चेक ऑफ रुपीज चतुर्वेदी 30,000, इसमें ये एंट्री है नहीं। कैश की आ गई, भूषण की सेल की भी एंट्री आ गई। भूषण की सेल के बाद में 8,000 भूषण वाली एंट्री आ गई, 10% ने वापस कर दिया। यहाँ पर ना एक मिस्टेक है जी, ये एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी। दरअसल इस जगह एक एंट्री और आएगी, वो एंट्री है सेल रिटर्न की। भूषण ने 10% माल क्या है, सेल रिटर्न कर दिया, वो एंट्री है 5 तारीख की, जो आपको यहाँ पर दिख रही है ना, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भूषण। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है थोड़ी सी, क्वेश्चन में आप ठीक कर लेना प्लीज़, ठीक है। चतुर्वेदी की एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर सिंपल एंट्री आएगी कि भूषण को जो हमने ऊपर माल बेचा है ना, इसमें से उसने 10% माल क्या है, रिटर्न कर दिया, सेल रिटर्न की एंट्री करनी है। फिर उसके बाद में आपने ये पेमेंट रिसीव की एंट्री करनी है, सिंपल एंट्री है ये। एंट्री आप यहाँ से काट दीजिए प्लीज़, ये एंट्री इधर नहीं आएगी, ठीक है, थोड़ी करेक्शन कर लेना। उसके बाद में क्या है, परचेज फर्नीचर 6,000 का हमने क्या है, फर्नीचर परचेज किया है, सिंपल एंट्री कर लेना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नवीन से माल लिया है 25,000 रुपये का, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, ये भी सिंपल एंट्री है। रिटर्न गुड्स टू नवीन, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000, ये आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। तो ये सिंपल एंट्रीज है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, देखो, पेड फॉर श्याम सुंदर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको ना एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। आपने इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। इंश्योरेंस आमतौर पर 2 तरह का होता है, एक तो होता है जनरल इंश्योरेंस, एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस तो क्या है, मैं आपके काम की सिर्फ इतनी बात करूंगा। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में तो आमतौर पर क्या है, जैसे मान लो बिजनेस की बिल्डिंग का करवा लिया या स्टॉक का करवा लिया, इस तरीके की चीजों का हम जनरल इंश्योरेंस करवाते हैं। वो बिजनेस का खर्चा है भाई, अगर बिजनेस के स्टॉक को मान लो आग लग गई तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, बिजनेस का नुकसान नहीं होगा, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। वहीं लाइफ इंश्योरेंस आमतौर पर पर्सन क्या है, अपने जीवन का खुद करवाता है। तो बिजनेसमैन ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया, तो क्या ये खर्चा बिजनेस का है? हमने बारी बारी क्या पढ़ा है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस ने नहीं करवाया, बिजनेसमैन ने अपना बीमा करवाया और पैसे दे दिए बिजनेस के गल्ले से निकालकर, बिजनेस की तिजोरी से निकालकर पैसे दे दिए और अपना खुद का जीवन बीमा करवाया। तो भाई बिजनेसमैन के जीवन बीमे का खर्चा बिजनेस नहीं उठाएगा। अगर बिजनेसमैन ने पैसे निकालकर अपना जीवन बीमा करवा लिया है तो बिजनेस के लिए तो ये ड्राइंग है, उसका पर्सनल खर्चा है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिजनेसमैन के सारे पर्सनल खर्चे ड्राइंग में जाएंगे, बिजनेस उसे अपना खर्चा नहीं मानेगा। तो इसी सोच के साथ जब आप ये एंट्री करोगे कि पेड फॉर श्याम सुंदर्स लाइफ इंश्योरेंस, जब आपने क्वेश्चन शुरू किया था ना, तो यहां पर श्याम सुंदर एंड सन्स की आप बुक्स बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए श्याम सुंदर ही बिजनेसमैन है। तो यहां पर जब आपने 1,200 रुपए दिए हैं ना ये लाइफ इंश्योरेंस के, तो बिजनेस का खर्चा नहीं है ये तो ड्राइंग है। आप एंट्री क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1,200 और टू कैश, बिकॉज आपके बिजनेस की तिजोरी से 1,200 रुपए चले गए, क्रेडिट वट गोज आउट का आपने रूल लगा दिया, लेकिन हमारा खर्चा नहीं है।
बिजनेसमैन का नाम डेबिट कर दो। बिजनेसमैन जब टेम्परेरी कोई पैसे निकालता है तो हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते, वहां पर ड्राइंग अकाउंट लिखते हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो ड्राइंग अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है बिजनेसमैन का, हमने खर्चे के नाम से खर्चा डेबिट नहीं किया, समझ गए। अब इसके बाद में क्या है, परचेज गुड्स फॉर ₹8,000, कैश एट ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%। ये एंट्रीज आप पहले बहुत बारी कर चुके हो, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये लास्ट एंट्री देखना, रिसीव्ड कमीशन 500 रुपए का वो कमीशन रिसीव हुआ है, सिंपल एंट्री है, कमीशन रिसीव आपकी इनकम हो गई। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश आया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम का नाम क्या है, कमीशन रिसीव, एंट्री कर देना, ये सिंपल एंट्री। बाकी सॉल्यूशन आपके पास है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से करना है आपने। एंट्रीज रिलेटेड विद बैंक, हालांकि बैंक की एंट्रीज कुछ हमने ऑलरेडी भी देखी है, बट अब डिटेल में देखेंगे, और भी काफी सारी एंट्रीज बैंक की हम देखेंगे, साथ साथ करेंगे, ठीक है। देखिए भाई, सिंपल सिंपल है, आपको अच्छे से पता है कि बैंक में आपका ही अकाउंट है, बैंक आपके पैसे को डील करता है। बैंक का मान लो, ये सपोज करो वो जगह है जहां आपका पैसा पड़ा है, वर्चुअल सोच रहे हैं वैसे, कि मान लो यहां आपका पैसा जमा होता है, तो आप देखो एंट्री कैसे करते हो। पहले एंट्री के 10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, यहां आपने 10,000 रुपए जमा करवाए, ठीक है। आप क्या एंट्री करोगे, आपके बैंक में पैसे चले गए ना, डेबिट द रिसीवर, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है वो एक पर्सनल अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट ने पैसे रिसीव करे हैं, आपके बैंक अकाउंट ने 10,000 रुपए रिसीव करे हैं, आपने खुद ने जमा करवाए थे ना, तो जरूर आपने अपने बिजनेस के गल्ले से, बिजनेस की तिजोरी से पैसे निकालकर बैंक में जमा कराए होंगे। बैंक अकाउंट ने तो रिसीव कर ली और बिजनेस की तिजोरी से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आप क्या करोगे, टू कैश अकाउंट करोगे, समझ गए, ओके, ठीक है। अगला है बैंक चार्ज्ड ₹10 एज बैंक चार्जेस। देखो आपने कभी अगर अपनी पासबुक उठा के देखी होगी, बैंक के खाते कॉपी अगर उठा के देखी होगी, आप देखते हो कि बैंक कुछ हल्के फुल्के खर्चे काट लेता है, 5 रुपए 10 रुपए, उसमें एक्सपेंस लग जाते हैं। तो जब बैंक ने आपसे बैंक चार्जेस लेने हैं, तो क्या वो आपसे कैश मंगवाता है क्या, वो आपसे कैश नहीं मंगवाता, जो आपका पैसा बैंक में जमा होता है उसी में से काट लेता है। अगर आपके बैंक में 10,000 रुपए जमा है तो इसी में से 10 रुपए लेस कर देगा, अब वो आपको 9990 आपके खाते में दिखेंगे। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, बैंक ने बैंक चार्जेस के 10 रुपए काट लिए, वो 10 रुपए किसने दिए, क्या आपने अपनी तिजोरी से कैश निकाल कर दिया है क्या 10 रुपए, ऐसा तो नहीं किया ना आपने, आपके बैंक अकाउंट से ही निकले हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सॉरी क्रेडिट द गिवर, पैसे देने वाला कौन है, आपका बैंक अकाउंट ही पैसे देने वाला है, और आपका तो नुकसान हो गया ना, बैंक चार्जेस लग जाना खर्चा ही होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, खर्चे का नाम क्या है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 10 रुपए। एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी, टू कैश कभी नहीं होगी, बिकॉज बैंक अपने चार्जेस आपके अकाउंट में से ही काट लेता है, आपसे कैश डिमांड नहीं करता, आपके बैंक में से ही कम हो जाते हैं। तो क्रेडिट द गिवर, आपका बैंक अकाउंट ही क्रेडिट द गिवर है, ठीक है जी। अगली एंट्री क्या है, ₹2,000 पेड टू किशन, किशन को आपने पेमेंट करी है चेक से या आरटीजीएस से या नेफ्ट से या आईएमपीएस से। दरअसल क्या है, आज का टाइम डिजिटल टाइम है, आपके बैंक से अगर आपने पैसे निकालने हैं, अगर आपने अपने बैंक से पेमेंट करनी है, तो पहले तो केवल चेक हुआ करता था, भी आप अपनी चेकबुक का चेक काट के आप उस बंदे को दे देते थे, सामने वाला व्यक्ति अपने बैंक में चेक लगाता था, फिर आपके बैंक से उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ करता था, क्लियरिंग होती थी, ये सारा झंझट होता था। अब चेक के अलावा आजकल ऑनलाइन टाइम आ गया, ऑनलाइन में क्या है, एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप ऐसा सिस्टम बनाया गया है आपके लिए कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, नेफ्ट कर सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, नेफ्ट होने में आधा घंटा घंटा लग जाता है, और बहुत से बैंकों में तो केवल बिजनेस आवर में होती है, ठीक है। इससे भी एक बहुत फास्ट तरीका है, वो है आरटीजीएस करवाना। आप अपना चेक लेकर अपने बैंक में जाते हो, कहते हो कि ये दूसरा व्यक्ति है जिसका उस बैंक में खाता है, उसका अकाउंट नंबर ये है, मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, फुल फॉर्म क्या होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, आप आरटीजीएस करवा सकते हो, ठीक है। एक छोटी पेमेंट करनी हो और जल्दी करनी हो तो एक आईएमपीएस भी होता है, इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम होता है,
ठीक है, इसमें क्या है, आप अपनी मोबाइल ऐप से ही तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हो, इसमें थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा लग जाता है, कई बार बैंक चार्ज ले लेता है। तो ये सारे पेमेंट के तरीके हैं, आपके बैंक से आप इन सब तरीकों से पेमेंट कर सकते हो। तो यहां पर आपको एंट्री क्या दिख रही है, आपने 2000 रुपये किशन को दिए हैं, चाहे चेक से किया हो, चाहे आरटीजीएस से किया हो, चाहे नेफ्ट किया हो, चाहे आईएमपीएस किया हो, पैसे दिए किसने हैं? क्या आपने अपने गले से पैसे निकाल के दिए हैं क्या किशन को? आपके बैंक से पैसे निकले हैं। क्रेडिट द गिवर, पैसे देने वाला कौन है? बैंक है। जिस मर्जी रूट से पेमेंट करो, बैंक ने पेमेंट करी है। और डेबिट द रिसीवर, पैसे रिसीव किसने किए हैं? किशन ने रिसीव करे हैं, तो किशन डेबिट हो जाएगा और टू बैंक हो जाएगा। मोड जो मर्जी हो, पैसे तो बैंक से निकल गए ना, क्रेडिट द गिवर, बैंक से पेमेंट निकाल दो और जिसने रिसीव करे उसको डेबिट कर दो। खर्चा होता तो खर्चे का नाम लिख लेते, खर्चा तो नहीं है, किशन ने पैसा रिसीव किया तो किशन को हमने डेबिट कर दिया। अच्छा अगला बताओ आप, एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में 4000 रुपए जमा करा दिए। आराम से सोचो, कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे जमा करवा दिए। आपके बैंक के अंदर कोई कस्टमर था, आपको पता ही नहीं, आपको तो बाद में पता लगा है, उसने आपके बैंक में जाकर 4000 रुपये जमा करवा दिए। उसने अपने अकाउंट से मान लो कोई नेफ्ट करवा दी, या कोई मान लो आरटीजीएस करवा दी, या कुछ आईएमपीएस करवा दी, कैसे भी करके उसने अपने अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट के अंदर 4000 रुपये जमा करवा दिए। तो आपके बैंक में 4000 रुपये आ गए ना, डेबिट द रिसीवर, आपका बैंक डेबिट होगा या नहीं होगा? आपके बैंक में 4000 रुपये आएंगे। देने वाला कौन है? देने वाला कस्टमर है। तो जो भी कस्टमर है उसका जो पर्सनल अकाउंट है वो आप डेबिट कर दो, कितने रुपए से? 4000 रुपये से। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। देखो जैसे मर्जी ट्रांसफर करे, हुआ क्या है, किसी ने पैसे दिए हैं तो वो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट द गिवर। हमारे बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट द रिसीवर। बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक डेबिट होगा, बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, याद ही रख लो। चाहे बैंक में पैसे आएंगे, बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर अकाउंट लग रहा है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, हमने कई बार डिस्कस किया है ना बैंक का अकाउंट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। हमारा बैंक अकाउंट पैसे रिसीव कर रहा है तो हम उसको डेबिट करते हैं जब पैसे आते हैं तब। हमारा बैंक अकाउंट अगर पेमेंट कर रहा है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, बिकॉज हमारा बैंक अकाउंट गिवर है, क्रेडिट द गिवर। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखो, बैंक ने पे किया है 1500 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू टू आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। कई बार हम बैंक से लिखित में कार्रवाई कर लेते हैं कि हर साल मेरा 1500 रुपया जीवन बीमा का है, या कोई सपोज करो कि कोई माल का इंश्योरेंस है, बिजनेस का इंश्योरेंस है मान लो, वो आप अपने मेरे अकाउंट से अपने पेमेंट कर दिया करो। आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है, स्थायी आदेश दे रखे हैं कि आप अपने आप ही मेरे खाते से काट के मेरे स्टॉक का इंश्योरेंस जो उसका प्रीमियम भर दिया करो। या फिर आपने सीधा सिस्टम लगा रखा है कि मेरे अकाउंट से कोई और खर्चा है मान लो, अपने पेमेंट कर दिया करो। अब आपको पता लगा कि आपके बैंक अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम के 1500 रुपए की पेमेंट हो गई है, पता लगा तो आपके बैंक से पैसे गए ना, बैंक से पैसे गए तो क्रेडिट द गिवर, बैंक ने पैसे दिए हैं, खर्चा हो गया। खर्चे का नाम क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1500। यही अगर मालिक का खुद का जीवन बीमा होता तो हम ड्रॉइंग अकाउंट कर देते। अब ये कुछ नहीं का तो बीमा किसका करवाया होगा? बिजनेस ने अपने माल का बीमा करवाया होगा, या फिर कोई बिल्डिंग का बीमा करवाया होगा, तो बिजनेस का खर्चा है, खर्चे का नाम हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अच्छा आगे देखो, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹45। एक लिखा हो बैंक चार्ज इंटरेस्ट। चार्ज का मतलब तो बैंक ने ब्याज लगाया है तुम पर, अलाउ मतलब बैंक ने ब्याज दिया है। तुम्हारा कोई सेविंग अकाउंट होगा मान लो बैंक में, और उस अकाउंट में ब्याज मिला है। ब्याज अगर आपको मिला है तो ये जो आपका मान लो बैंक अकाउंट है, इसमें पैसे जमा होंगे ना, 40 रुपए मान लो ब्याज आया तो 40 रुपए ब्याज के यहां पर जमा हो जाएंगे। बैंक में पैसे आए हैं, डेबिट द रिसीवर, आपका बैंक अकाउंट पैसे रिसीव कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 45 रुपए हैं। और किसका पैसा मिला है? इंटरेस्ट का पैसा मिला है। इनकम हो गई ना आपकी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो हम इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 45 रुपीज क्रेडिट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अगला देखिए, विड्रू फ्रॉम बैंक ऑफ ₹15,000 फ्रॉम 4 आएगा यहां पर, फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक से ऑफिस के यूज के लिए 15,000 रुपए कैश निकाल लिए। ध्यान से समझना, मान लो ये आपका बैंक अकाउंट है, इसमें 50,000 रुपए पड़े हैं मान लो
ये आपकी तिजोरी है बिजनेस की, जिसमें कैश होता है मान लो। अब आपने यहां से पैसा निकाला 15,000 और वो निकाल के अपनी तिजोरी में ले आए। बिजनेस का ही काम है ना, बिजनेस ने अपने बैंक से पैसे निकाले और अपने गले में लाके रख दिए। ऑफिस पर्पज के लिए आपने 15,000 रुपये निकाले हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में क्या आया है? कैश आया है। कैश अकाउंट डेबिट 15,000। पैसा देने वाला कौन है? क्रेडिट द गिवर, बैंक से पैसा निकला है, सिंपल। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, अगली एंट्री देखना, विड्रू फ्रॉम बैंक ऑफ ₹1500 फॉर प्राइवेट यूज। अभी जब ऑफिस के लिए निकाला था तो 15,000 रुपए हमारे अकाउंट से निकलकर क्या है, हमारे बिजनेस की तिजोरी में आए थे। बिजनेस की तिजोरी में आए थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, मान लो ये हमारा बैंक अकाउंट है, इसमें 10,000 रुपये पड़े हैं और यहां से 1,500 रुपये निकालकर, ये मान लो इधर बिजनेस की बिल्डिंग है, 1,500 में निकालकर इधर नहीं गया, बिजनेसमैन अपने घर पर ले गया अपने घर खर्च के लिए। ये बैंक अकाउंट है बिजनेस का, आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए तो टू बैंक तो जरूर होगा, क्रेडिट द गिवर। आपके बैंक से पैसे गए हैं, टू बैंक जरूर होगा, बैंक ने पैसे दिए हैं बैंक अकाउंट ने। लेकिन रिसीव बिजनेस में तो आए नहीं। अगर बिजनेस में आते तो हम कैश अकाउंट करते। हमें अच्छे से पता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस में आते तो हम डेबिट वट कम्स इन कर लेते। ये तो बिजनेसमैन ले गया अपने घर ले गया, अपने घर ले गया तो भैया पर्सनल है उसका यूज, हम तो उसका नाम डेबिट कर देंगे। हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट जो उसका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है उसे डेबिट कर देंगे। समझ गए? ठीक है जी। अगली एंट्री क्या है, टर्म लोन ऑफ ₹5 लाख टेकन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से 5 लाख का टर्म लोन लिया है। अब थोड़ी कहानी समझना, क्या होता है, बैंक में आप अपना पैसा डिपॉजिट भी करवा सकते हो और बैंक से आप लोन भी ले सकते हो। बैंक से आप लोन भी ले सकते हो। आपने बैंक से 5 लाख रुपए का टर्म लोन लिया है। टर्म लोन का मतलब जो आने वाले 5 साल 10 साल में अपने धीरे धीरे चुकाना है। समझ गए? अब एक जीके की बात बता रहा हूं आपको। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो, बैंक आपको पैसा देता है, लेकिन कभी भी आपको कैश पैसा नहीं देता। वो बोलेगा कि क्या आपका हमारे बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो बैंक क्या करेगा, लोन का पैसा उठाकर आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में डाल देगा। ये नहीं है तो वो आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए कहता है कि हमारे बैंक में खाता खोल लो। नॉर्मली बैंक अपने बैंक में खाता खुलवा के सेविंग अकाउंट उसमें पैसे डालता है। हाँ, फिर उससे आप चाहे बाद में कैश निकाल लो, लेकिन आप लोन लेने गए, ऐसा नहीं है कि कैशियर ने कैश उठाया और आपको पैसा दे दिया कि जी जाओ आप लोन ले जाओ। हमेशा एक बारी लोन का पैसा आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में जरूर आता है, सेविंग या करंट अकाउंट जो भी है उसमें जरूर आता है। समझ गया मेरी बात को? तो यहां पर क्या है, टर्म लोन लिया है बैंक से हमने 5 लाख का, तो 5 लाख रुपए जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें जरूर आए हैं। डेबिट द रिसीवर, आपके बैंक अकाउंट ने पैसे जरूर रिसीव करे हैं। और पैसा देने वाला कौन है, बैंक ही पैसा देने वाला है। ये तो बैंक अकाउंट था जिसने रिसीव करे। एक दूसरा अकाउंट है जो पैसे दे रहा है, उसका नाम हमने रखा टू टर्म लोन अकाउंट। देखो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसमें पैसे जमा होते हैं, ये एक तरह का लोन है तो बैंक ही, लेकिन हमने 2 अलग अलग खाते खोल लिए। एक तो बैंक का वो अकाउंट जो गिवर है, जो पैसे दे रहा है, एक बैंक का वो अकाउंट जो रिसीवर है, जिसमें पैसे आ रहे हैं। समझ गए? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टर्म लोन एंट्री हो गई। टर्म लोन एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, टर्म लोन लायबिलिटी है, और मैंने आपको पहले भी बताया है लायबिलिटी सारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो लायबिलिटी कितनी क्रेडिट होगी, 5 लाख। अच्छा, अगला
अब अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक आपसे ब्याज लेगा या नहीं लेगा? ब्याज लेगा ना। सपोज करो बैंक ने 3,000 रुपए टर्म लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। शांति से सोचना, बैंक ने 3,000 रुपए टर्म लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो इंटरेस्ट आपका खर्चा है ना, इंटरेस्ट मिले तो इनकम, देना पड़े तो क्या है? खर्चा है। खर्चा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल लगाओगे, नॉमिनल अकाउंट है, 3,000 खर्चा हो गया। जब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो तुरंत आपसे पैसे नहीं लेता आपके टर्म लोन को ही बढ़ा देता है, तो आपका टर्म लोन ही और क्रेडिट हो जाएगा 3,000 रुपए। यहां कितनी लायबिलिटी थी? 5 लाख, और कितना क्रेडिट हो गया? 3,000। अब आपने बैंक को 5 लाख के लोन का पैसा तो देना ही देना है, 3,000 ब्याज का और देना है, 5 लाख 3,000 देना है। और मान लो आपकी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट 4500 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कट गई। आपका जो सेविंग अकाउंट है बैंक में, उससे पैसे निकल गए, तो क्या होगा? टू बैंक क्रेडिट द गिवर, जो आपका बैंक अकाउंट है वहां से 4500 रुपए गए, और डेबिट क्या हो जाएगा? टर्म लोन। टर्म लोन रिसीव हो जाएगा कितना? 4500। ध्यान से देखो, 5 लाख का लोन था, क्रेडिट था, लाइबिलिटी थी, 3,000 और क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटी और बढ़ गई, 5 लाख 3,000 हो गया, उसमें से 4500 की लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है, अब 4,98,500 आएगा, आई थिंक उतना लोन देना बाकी है। अगले साल, अगले महीने फिर आपका ब्याज लगेगा, फिर किस्त देनी है, ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? 45 रुपए आपने दिए हैं। देखो इस एंट्री को देखो, पहले ऊपर वाली इस एंट्री को देखो और फिर इस एंट्री को देखो, दोनों उल्टी एंट्री है, रिवर्स एंट्री है। यहां क्या है? आपने टर्म लोन लिया, टर्म लोन लायबिलिटी थी, क्रेडिट द गिवर, ये अकाउंट पैसे दे रहा था, ये अकाउंट रिसीव कर रहा था। अब ये अकाउंट रिसीव कर रहा है और ये अकाउंट पैसे दे रहा है, बिल्कुल आप किस्त वापस भर रहे हो ना, पैसे दे रहा है। समझ गए? अच्छा, 12वीं एंट्री सिंपल है, पहले भी काफी बड़ी एंट्री आई है। जब भी हमें किसी कस्टमर से चेक मिलता है, हम क्या एंट्री कर लेते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है 10,000 का चेक मिला रमेश से, आपने एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश 10,000। आप ऐसा इसलिए करते हो, आप सोचते हो कि चेक आया है और चेक मैं बैंक में जमा करवा दूंगा, जैसे ही बैंक में चेक जमा करूंगा मेरे बैंक में पैसे आ गए, बैंक रिसीवर हो गया, क्रेडिट द गिवर रमेश हो गया। लेकिन जब मैंने थोड़ा आगे देखा, आगे अगली एंट्री में लिखा था अबोव चेक डिपॉजिटेड टू आवर बैंक। इसका मतलब पता क्या हुआ? जब भी आपको ऐसी एंट्री आए तो पहले अगली एंट्रियां पढ़ लिया करो। क्या अगली एंट्रियों में चेक बैंक में जमा करवाने की बात की जा रही है? अगर अगली एंट्रियों में चेक बैंक में जमा करवाने की बात नहीं की जा रही तो हम समझ लेंगे आज ही जमा करवा दिया। आज ही जमा करवा दिया तो ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर अगली एंट्रियों में चेक बैंक में जमा कराने की बात की जा रही है, इसका मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास चेक आया तो था, बट हमने चेक बैंक में जमा करवाया नहीं। हमारे पास रमेश आया, और हमें चेक देके चला गया, और हमने वो चेक हमारी तिजोरी में रख लिया, हमारे किसी ड्रॉर में रख लिया, बैंक में नहीं जमा करवाया। अगर बैंक में जमा नहीं करवाया तो मैं बेवजह बैंक अकाउंट डेबिट कैसे कर दूं जब बैंक में पैसा आया ही नहीं? मेरे पास तो चेक आया है, तो मुझे एक और खाता खोलना पड़ेगा, उसका नाम रखूंगा मैं चेक इन हैंड अकाउंट। तो इस बार हम क्या एंट्री करने वाले हैं? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश, यही कर लेते हैं। चलो यहां पर क्या आएगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश 10,000। ये चेक इन हैंड अकाउंट, नया अकाउंट खोल लिया। रियल अकाउंट सोचकर, चेक इन, वो चेक हमारी एक एसेट है ना, उसमें पैसे हैं, उससे पैसे मिलने वाले हैं, तो हमने कहा चेक एक एसेट है, बिजनेस में आ रही है, डेबिट वट कम्स इन का रूल लगा लिया। जब वो चेक वापस ड्रॉर में से निकाल के बैंक में जमा करवाएंगे तब क्रेडिट वट गोज आउट का रूल लगा देंगे। अभी लगा ही देते हैं। क्या लिखा हुआ है? अबोव चेक डिपॉजिटेड टू अवर बैंक। वो जो 10,000 का चेक था हमने एक दिन बाद, 2 दिन बाद जाके बैंक में जमा करवाया, तो जब आया था डेबिट वट कम्स इन, अब जा रहा है तो क्रेडिट वट गोज आउट, टू चेक इन हैंड कर देंगे। पैसे कहां आ गए? अब आ गए हमारे बैंक में पैसे। अब होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 10,000। समझ गए? अल्टीमेटली हुआ वही है। देखो अल्टीमेटली दिखाऊंगा वो कैसे हुआ। पहले आपने एंट्री क्या करी? पहले आपने एंट्री करी यहां पर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश, कितने रुपए? 10,000 रुपए।
फिर आपने 1 दिन बाद या 2 दिन बाद क्या एंट्री करी, आपने कहा वो चेक बैंक में जमा करवा दिया, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, कितने रुपए, 10,000 रुपए। अब ध्यान से देखो, चेक इन हैंड डेबिट 10,000 रुपए से, अगली एंट्री में चेक इन हैंड क्रेडिट भी हो गया 10,000 से, ये तो कट ही गया ना डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट तो क्या है, क्रॉस ही हो गया। बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। अगर हम सेम डे ही अगर वो चेक बैंक में जमा करवा देते तो हम यही एंट्री करते ना कि चेक आया, हाथों हाथ बैंक में जमा हो गया, क्रेडिट द गिवर, पैसे देने वाला कौन है, रमेश, हम यही एंट्री करते। बट हुआ क्या, वो बीच में गैप आ गया 1 दिन 2 दिन का, तो ये हमने एंट्री कर दी। समझ गए। अब अगली एंट्री देखो, अब आपने एंट्री समझ ली ना कि भाई पहले चेक आया, फिर वो चेक बैंक में जमा कराया। इन दोनों एंट्रियों का जोड़ क्या है, इन दोनों एंट्रियों का नटशेल में जोड़ तो यही है कि हमने क्या सोच लिया कि बैंक में पैसा आ गया 10,000 रुपए, और फिर क्या है, क्रेडिट द गिवर, रमेश पैसे देने वाला है। अब दरअसल होता क्या है, जब आप बैंक में चेक जमा करवाते हो तो रियलिटी में बैंक रमेश के अकाउंट से पैसे निकालकर आपके अकाउंट में डालेगा। हुआ क्या, जब आप चेक बैंक में जमा तो कराया है, जब जमा कराया तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन पता लगा कि रमेश के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो फिर क्या करें, इसका मतलब जो हमने एंट्री कर ली वो गलत कर ली। हमने क्या एंट्री करी थी, हमने पहले ये एंट्री करी थी और फिर हमने ये एंट्री करी थी, यही किया था ना, हमने यही 2 एंट्री करी थी, है ना। लिख देता हूं चलो यहां पर, हमने यही एंट्री करी थी। हमने जब चेक मिला तब हमने ये एंट्री करी, फिर चेक बैंक में जमा कराने की ये एंट्री करी। हमने समझ लिया कि ये तो दोनों क्या हो गए, कट गए। अल्टीमेटली हमने बैंक टू रमेश एंट्री कर रखी है, अल्टीमेटली हमने ये एंट्री कर रखी है। अब पता लगा ये तो एंट्री गलत कर दी। हम तो सोच रहे थे उसके अकाउंट से पैसे निकलकर क्रेडिट द गिवर रमेश है, रमेश गिवर है, हमारे बैंक में पैसे आ गए, हम तो खुश हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हुआ ही नहीं, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तो ना तो रमेश ने दिए ना हमारे बैंक में आए, पर हम तो ये एंट्री करके बैठे हैं। ठीक कैसे करोगे, आप इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे कि भैया गलत हो गया, हमने रमेश को गिवर मान लिया था, वो गिवर मान के गलत क्रेडिट कर दिया, उसे वापस डेबिट कर दो। हमने बैंक को डेबिट कर दिया ये सोच के बैंक में आ गए पैसे, लेकिन बैंक में तो पैसे आए नहीं, बैंक को गलत डेबिट कर दिया, उसको वापस क्रेडिट कर दो। तो जो गलती थी उसको ठीक कर दिया, जो डेबिट गलत हो गया उसे क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट गलत हो गया उसे डेबिट कर दिया। तो जब हमें यहां पता चलता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड को का मतलब है कि बाउंस हो जाना, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब उस चेक पे जो लिखा था कि रमेश ने कहा था कि इस मेरे अकाउंट से निकाल के इसके अकाउंट में पैसे डाल दो, वो पैसे थे ही नहीं, गए नहीं। क्यों नहीं गए, बिकॉज इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, रमेश के खाते में पैसे नहीं थे। तो जो हम एंट्री करके बैठे उसकी रिवर्स करेंगे। आप ये मत सोच रहे कि चेक इन हैंड टू बैंक कर दूं, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। दरअसल इससे पहले आप 2 एंट्री करिए आपने, इन दोनों का जो रिजल्ट है ना बैंक टू रमेश, इसका रिवर्स करोगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यही करना चाहिए। आपने रमेश को गिवर मानते हुए क्रेडिट करा था, अल्टीमेटली उसको डेबिट कर दिया, और बैंक को यह माना कि बैंक में पैसे आ गए, डेबिट किया तो उसे क्रेडिट कर दिया। समझ गए। तो ये आपकी बैंक की एंट्रीज का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला है एंट्रीज रिलेटेड विद बैड डेट्स, बैड डेट्स से संबंधित एंट्रीज, ये भी हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं पहले इसको। सिंपल भाषा में समझा देता हूं। आपने मान लो विकास है, विकास को आपने 10,000 रुपए का माल उधार बेचा। आप एंट्री क्या करोगे, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने गुड्स उधार बेचे हैं, आपने एंट्री कर दी विकास अकाउंट डेबिट टू सेल। विकास डेबिट हुआ बिकॉज डेबिट द रिसीवर, वो उसने माल रिसीव किया है, सेल हमारी इनकम है, हमने इनकम क्रेडिट कर दी। और जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा डेटर बन जाता है, वो हमारी एसेट बन जाती है। जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा डेटर बन जाता है, वो हमारी एसेट बन जाती है। ठीक है जी। फिर हमें उम्मीद थी कि विकास हमें पैसे दे देगा,
हफ्ते 10 दिन में विकास हमें पैसे दे देगा, बट पैसे तो नहीं आए, डूब गए। विकास कहता नहीं देता मैं, मेरे पास नहीं है देने को, मैं दिवालिया हूं, इंसॉल्वेंट हूं, मैं नहीं दे सकता। तो अब जब ये हमें पता लगा तो बताओ, जिसे हम एसेट मानते हुए, जिसे हम डेटर नाम की एसेट मानते हुए डेबिट करके बैठे हैं, क्या उससे पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। क्लियर हो गया ना? तो अब उसे एसेट मानने का कोई फायदा नहीं है। विकास को क्या कर दो आप? क्रेडिट कर दो 10,000 रुपए से। जो हमारी बुक्स में विकास एसेट था 10,000 रुपए से डेबिट था, हमने हमारी बुक से डेबिट के बराबर ही क्रेडिट करके उसे खत्म कर दिया। हमने कहा नहीं लेने विकास से पैसे, डूब गए। नुकसान हो गया या नहीं हो गया? अगर नुकसान हो गया तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल लगाओगे ना। तो जो नुकसान का नाम है आपका, उसका नाम हमने दिया बैड डेट्स। क्या नाम दिया? बैड डेट्स। वो अकाउंट कर दिया हमने डेबिट 10,000 रुपए से। समझ गए? एंट्री क्या हो गई? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू विकास। आप यूं भी समझ सकते हो, ये नुकसान देने वाला कौन है? क्रेडिट द गिवर, विकास है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाया क्रेडिट द गिवर। ऐसे भी समझ सकते हो, या ऐसे भी समझ सकते हो, विकास हमारा डेटर था, हमारी एसेट थी, हमने उसे डेबिट कर रखा था, अब हमने उसे क्रेडिट करके हमारी बुक से उसका नाम हटा दिया। हमने कहा आज के बाद विकास डेटर नहीं है हमारा, हमने विकास से पैसे नहीं लेने, बेवजह इसका नाम हमारी बुक्स में रखे क्या करना है हमें, जब पैसे आने ही नहीं है, अगले ने अपने हाथ खड़े ही कर दिए हैं, तो उसको लॉस मान लो, खत्म करो। तो इस एंट्री का मतलब यह है, जो डेबिट था वो क्रेडिट होके खत्म हो गया, हमने हमारी बुक्स में अब उससे पैसे नहीं लेने, हमने उस चीज को अपना लॉस ऑलरेडी मान लिया है। तो ये होती है बैड डेट्स की एंट्री। समझ गए? हमने उसे लॉस अपना मान लिया है। अब वैसे ही एक चीज और विजुलाइज करो। सपोज क्या होता है, जिसके पैसे हम बैड डेट्स मान चुके हैं, जिसका नाम हम हमारी बुक्स से उड़ा चुके हैं, ठीक है, और हमने कहा इसे पैसे लेने ही नहीं है बुक्स में, उसे लॉस मान लिया है। कुछ टाइम बाद उसके मन में आए कि यार पैसे खा के तो मैंने गलती करी, मुझे पैसे वापस करने चाहिए उसके भी, उसका दिमाग वापस क्या है लाइन पर आया और वो आपको पैसे दे गया। अब सोचो, क्या आपने उससे पैसे लेने हैं बुक्स में? आप बोलोगे नहीं लेने, उससे तो हम अपनी बुक्स से उड़ा ही चुके हैं, उसके पैसे को लॉस मान चुके हैं। आपकी बुक्स में विकास का नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है, तो आप उससे पैसे कैसे लोगे? लेकिन वो पैसे तो देने आया, आपने पैसे उससे ले लिए, ठीक है। तो आपके पास डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास 10,000 रुपए आ गए, आपके पास 10,000 रुपए आ गए। अब यहां पर अगर आपने विकास लिख दिया ना, तो आपकी गलती हो जाएगी। विकास का नाम तो बुक्स में है ही नहीं। डूबा हुआ पैसा आ जाना, जिससे आपने लॉस मान लिया था, वो आपकी इनकम है, और आप विकास नहीं लिखोगे, यहां पर लिखोगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। नया खाता खोलिए इनकम का, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। समझ गए? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है जी, ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो दोबारा देख लो, पहले सेल की एंट्री करी हमने, फिर जब पैसा डूबता है तो बैड डेट्स टू डेटर, विकास कौन है हमारा? डेटर, बैड डेट्स टू डेटर। और अगर रिकवर हो जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर आएगा, कभी भी डेटर का नाम नहीं आएगा, बिकॉज डेटर का नाम पहले आप उड़ा चुके हो, याद रखना इस बात को। एक चीज और करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो दोबारा मैं वही एंट्री लिखता हूं, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 10,000। हमने विकास को 10,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है, उधार बेचा। अब विकास ने कहा कि सर मेरे पास नहीं है पैसे देने को। मैंने कहा भाई कुछ तो दे दे। मुझे दिवालिया हो गया जी, 1 रुपये में से 50 पैसे दे सकता हूँ। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, वो कहता 100 पैसे में से 50 दे सकता हूँ, मतलब वो आपको 50% दे सकता है। उसने कहा कि जी 100 में से 50 ले लो, या लेट्स सपोज 100 में से 60% ले लो। कहते हैं ओनली 60 पैसे इन ए रुपी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम विकास एस्टेट। विकास की संपत्ति से 1 रुपये में से 60 पैसे निकल सकते हैं, मतलब 10,000 का 60% 6,000 रुपये निकल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ
कि 60% मिला तो कुछ तो आ गया ना, कैश अकाउंट डेबिट 6000 तो आ गए, बाकी 4000 नहीं आएंगे। उसने कहा भाई साहब बस इतना ही है मेरे पास देने को, बाकी 4000 नहीं है देने को। तो आपने कहा ठीक है जी चलो, विकास कितने से डेबिट था? 10,000। अब विकास से कुछ आएगा क्या? विकास से कुछ नहीं आएगा, तो विकास को क्रेडिट कर दो पूरा 10,000, ठीक है। और वहीं बैड डेट्स 6000 आ गए, वो अच्छी बात है, 4000 आपके डूब गए, ये आपका लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का आपने रूल लगा दिया। और ये आपका रियल अकाउंट है, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और लॉस देने वाला भी विकास है, पैसे देने वाला भी विकास है। 6000 रुपए विकास ने दिए हैं, 4000 का लॉस भी विकास ने दिया है, क्रेडिट द गिवर 10,000 पूरा आ गया। ये बैड डेट्स अगर आपको पार्शल मिलता है तो 50% मिलता तो 5000 यहां आ जाता, 5000 यहां आ जाता, जितना मिले उस हिसाब से एंट्री हो जाएगी। अब यही यहां पर हमने प्रैक्टिस करनी है। मोहित एक डेटर था, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, अमाउंट ड्यू 10,000 रुपये से अमाउंट ड्यू है, इज नॉट रिकवरेबल, नहीं मिलेगा पैसा ये, ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी अभी हमने एंट्री सीख ली है, तो क्या एंट्री है, हमारा नुकसान हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 10,000 रुपये, ठीक है। और लॉस देने वाला कौन है? मोहित, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसे अगली एंट्री में क्या थोड़ा सा चेंज है, मोहित एक डेटर है, इंसॉल्वेंट हो गया, अमाउंट ड्यू ऑफ ₹10,000, ओनली 60 पैसे आ सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया, ये रहा 60 पैसे, 6000 आ गए, 4000 डूब गए, विकास की जगह नाम क्या आ जाएगा? यहां पर नाम मोहित आ जाएगा, सेम एंट्री है। कह रहे हैं ₹4000 बैड डेट्स ऑफ मोहित, मोहित का जो 4000 का बैड डेट्स था वो वापस रिकवर हो गया, मतलब आपको कैश मिल गया 4000, तो यहां पे टू मोहित कर दूं क्या? नहीं, अभी तो समझाया, डूबा हुआ पैसा वापस मिले तो टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट खोलना है आपने, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, समझ गए? ये एंट्री होगी। तो ये मैंने आपको बैड डेट्स का टॉपिक भी करवा दिया और बैंक की एंट्रीज भी समझा दी। अब इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, सब के सब सोल्ड क्वेश्चंस ही हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ नहीं करवा सकता, लेकिन उन सभी क्वेश्चंस में से जो मुझे इंपॉर्टेंट एंट्रीज लगती है वो बता देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर भी प्रॉब्लम आए तो हम हमारे लाइव सेशन में उसे डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप हमें कमेंट्स के जरिए या फिर आप हमें मैसेजेस के जरिए बता सकते हो। जो हमसे पॉसिबल हुआ उतनी हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। अभी 11th इलस्ट्रेशन है, ये पूरी सोल्ड है, नीचे आप देखो इसका सॉल्यूशन है। देखते हैं, पहली एंट्री बस आपको बतानी है, मुझे ये एंट्री बतानी आपको जरूरी है, बाकी तो इजी एंट्री डिस्कस कर लेंगे। क्या कह रहा है? फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर ऑन 1 अप्रैल 2020। होता क्या है दरअसल, हर साल बुक्स क्लोज होती है और हर नए साल में नई बुक्स लगती है, पुराने बैलेंस सारे उतारे जाते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया है, सभी एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। लायबिलिटी कुछ तो होती है इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेसमैन का पैसा, कैपिटल, और कुछ होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जितनी भी होती है वो सभी क्या होती है? क्रेडिट होती है। इस साल अकाउंट्स क्लोज हो गए, अगले साल जो बैलेंस आएंगे वो इसी प्रकार उतरेंगे। जैसे यहां लिखा है एसेट्स, कैश 8000 है, कैश एसेट है ना, बैंक में पैसा पड़ा एसेट है, स्टॉक आपकी एसेट है, डेटर 36,000 जिसमें मोहन के 10,000 रुपए हैं, सोहन के 12,000 रुपए, दिनेश के 14,000 रुपए, ये आपकी एसेट है। फर्नीचर के 5,000 रुपए आपकी एसेट है, बिल्डिंग आपकी 25,000 एसेट है। जब नया साल शुरू होगा तो आप करोगे ओपनिंग एंट्री, जो अभी आप सीखने जा रहे हो उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री, जो आप 1 अप्रैल को पिछले साल के बैलेंस उतारोगे। अब तक तो जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, हम नया बिजनेस शुरू कर रहे थे, ये पुराना बिजनेस चल रहा है, पिछले साल आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए, इस साल आप अकाउंट्स नए खोल रहे हो, पुराने बैलेंस नए उतार रहे हो, तो जो एसेट है वो सारी आपने डेबिट करनी है। कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट वापस आ जाएगा, उतर जाएगा नया, बैंक अकाउंट का बैलेंस भी आ जाएगा, जो स्टॉक है स्टॉक भी आ जाएगा, बैंक आ गया, कैश आ गया, स्टॉक आ गया। डेटर नाम मत उसके बंदों के नाम से लिखो, मोहन के 10,000, सोहन के 12,000, दिनेश के 14,000। मोहन, सोहन, दिनेश। और क्या एसेट है आपके पास? फर्नीचर और बिल्डिंग,
फर्नीचर भी एसेट है और बिल्डिंग भी एसेट है। ये सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी। 8,000, 7,000, 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 30, 10, 12, 14, 30,000, 10,000, 12,000, 14,000 और फर्नीचर 5,000 और बिल्डिंग 25,000। ये ऐसे डेबिट हो गई। वही लाइबिलिटी में क्या क्रेडिटर्स हैं, एक एक्स है 5,000 का, वाई है 6,000 का, तो क्रेडिटर्स क्रेडिट होंगे 2x और 2y। x कितने का है 5,000 का और y कितने का है 6,000 का। समझ गए। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर का जोड़ डेबिट कितना है, जब आपने इनका जोड़ लगाया 25,000 और 5 30,000 हो गया, और फिर 14,000 हो गया, फिर 12,000 हो गया, और फिर 10 और 3 13 और 7 20,000 हो गया, और फिर 8,000। ये हो गया आपका जोड़। ये जोड़ आपका बना 84,000। कितना बना 84,000। और नीचे ये कितना है, ये तो 11,000 ही है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एसेट डेबिट साइड ज़्यादा हो क्रेडिट साइड कम हो? ऐसा कभी नहीं होता। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ क्रेडिट में कुछ लिखना है। एक बात बताओ, क्या किसी बिजनेस में विदाउट कैपिटल कोई अकाउंट हो सकता है क्या? कोई बिजनेस हो सकता है क्या? तो आपने एसेट्स तो चढ़ा दी, आपने एक्सटर्नल लायबिलिटी की भी एंट्री कर दी, बट कैपिटल की एंट्री इसमें नहीं है। कुछ नहीं कहा तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी में कैपिटल दी नहीं है, हम उसको बैलेंसिंग फिगर मान लेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कितने रुपए 73,000। ये अमाउंट कैसे आ गई आपकी, बैलेंसिंग फिगर आ गई। समझ गए क्या है आपका, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ओके, ये है ओपनिंग एंट्री। हमेशा याद रखना, अगर डेबिट साइड से क्रेडिट साइड कम है तो जरूर कैपिटल नहीं दी होगी, वो बैलेंसिंग फिगर से दोनों साइड बराबर कर देना कैपिटल अकाउंट लिखकर। ओके, इसमें और तो क्या है, बाकी सिंपल एंट्री है। ये एंट्री वही परचेज की एंट्री, डिस्काउंट काट के। ड्राफ्ट मिला है फुल सेटलमेंट में, डिपॉजिट इनटू बैंक 9750। हाँ, ये एंट्री आपको बताने वाली है। देखो थर्ड एंट्री पढ़ो, 3 तारीख वाली एंट्री पढ़ो। रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन। मोहन से ड्राफ्ट का मतलब बैंक ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट का मतलब बैंक ड्राफ्ट होता है, ये पैसा बैंक में ही जाता है। मोहन से समझ लो एक तरह का चेक मिला है, देसी भाषा में चेक समझ लो आप। बैंक में पैसा चला गया, कितना फुल सेटलमेंट में मिला है और बैंक में जमा करा दिया 9750। मोहन से रुपए कितने लेने थे, मोहन हमारा डेटर था, ये रहा 10,000 का डेटर था। ये देखो यहाँ पर भी मैंने मोहन डेबिट किया ना, ये 10,000 रुपये। इससे 9750 मिले हैं बैंक ड्राफ्ट, और बस और कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम्हें पता है, हमें एंट्री करनी आती है। मोहन हमारा डेटर था 10,000 से, फुल सेटलमेंट हो गई, वो क्रेडिट हो जाएगा पूरा 10,000 से। हमारे बैंक में चेक आए या बैंक ड्राफ्ट आए, एक ही बात है। कितने रुपए का आया 9750। 250 रुपये हमने उसे क्या दे दिया, जरूर डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये एंट्री आपको होमवर्क करना है। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, ये भी आप कर लोगे। 25,000 रुपये का माल बेचा और चेक मिला है। देखो 8 तारीख को चेक मिला, हमने आगे जरूर पढ़ना है। क्या लिखा है, डिपॉजिटेड द अबोव चेक इनटू बैंक। मतलब जब आप 8 तारीख को एंट्री करोगे, 8 तारीख को जो आपकी एंट्री होगी ना, आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने रुपए 25,000। और जब 10 तारीख को ये चेक बैंक में जमा कराओगे, तब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 25,000। समझ गए। ये एंट्री अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करी थी, सेम वही एंट्री है। सोहन ने हमारे बैंक में सीधे पैसे जमा करा दिए 4,000 रुपये। ये भी मैंने डायरेक्ट डिपॉजिट बताया था ना, सोहन ने सीधे हमारे बैंक में जमा करवाए। तो अब क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितने रुपए 4,000 रुपये। समझ गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो पेड इनकम टैक्स बाय चेक 5600 रुपये। आपने इनकम टैक्स की पेमेंट करी है बाय चेक 5600 रुपये। देखो
अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस है, मैंने क्या बताया, ड्राइंग में जाएगा। अब बताओ इनकम कौन कमा रहा है? बिजनेस ने जो इनकम कमा के दी, उस इनकम पर किसका हक है? मालिक का हक है। मालिक ने इनकम कमाई तो उस इनकम का इनकम टैक्स कौन भरेगा? मालिक ही भरेगा ना। तो लेकिन वो पेमेंट करी है हमने बाय चेक से हमारे अकाउंट में, ठीक है ना, यहीं लिखा हुआ है ना कि पेड इनकम टैक्स बाय चेक। आपने 5600 रुपए की पेमेंट बाय चेक कर दी, तो आपके बैंक से पैसे निकल गए, आपके बैंक से टू बैंक 5600 रुपए गए। आप डेबिट क्या करोगे? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट मत कर देना, वो आपका खर्चा नहीं है, वो पर्सनल खर्चा है बिजनेसमैन का, आपने ड्राइंग अकाउंट डेबिट करना है। इंपॉर्टेंट टू नोट है, ठीक है जी। और बाकी तो सिंपल सिंपल एंट्री है। देखो क्या लिखा है, सेंट ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4900। एक्स को हमने 4900 का चेक भेजा और फुल सेटलमेंट कर दी। अब ये फुल सेटलमेंट कह रहा है, जरूर उसको ज्यादा देने होंगे। कितने देने थे बताया ही नहीं, जरूर बताया है ऊपर। आपा ने जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो यहां पर देखो हमारे क्रेडिटर था एक्स, कितना? 5000 का। ये वही एक्स है, एक्स को 5000 देने थे, हमने इसको 4900 दिए और इसका हिसाब किताब क्लियर कर दिया। तो हमें तो ये तो एंट्री करनी आती है। कैसे पेमेंट करी है हमने? यहां लिखा है सेंट अ चेक टू एक्स, एक्स को हमने बैंक से पेमेंट करी है, तो टू बैंक कितना? 4900। और एक्स हमारा क्रेडिटर था, 5000 से हमसे डेबिट करेंगे पूरा 5000 से, 100 रुपए हमारे बच गए, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितने रुपए? 100 रुपए। समझ गए? ये एंट्री हो जाएगी। ये देखो लिखा है दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, दिनेश दिवालिया हो गया और 60 पैसे इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक। दिनेश दिवालिया हो गया और 1 रुपए में से 60 पैसे आ सकते उसकी संपत्ति में से, वो भी आए चेक से आए। दिनेश से लेने कितने थे ये तो यहां लिखा ही नहीं, तो हमारा डेटर है भाई, ऊपर बताया होगा दिनेश से कितने लेने हैं, ठीक है। ये देखो दिनेश, ये रहा हमारा डेटर, 14000 रुपए लेने हैं इससे। कितने लेने हैं? 14000 रुपए लेने हैं। तो जब आप एंट्री करोगे, एंट्री के अंदर आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है, 14000 का 60%, और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करोगे 14000 का 40%, डूब गया ना। और क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? दिनेश है, वो पूरा 14000 करोगे। ये परसेंट निकाल के आप लिख लेना यहाँ। समझ गए? ओके। तो ये सिंपल सिंपल एंट्रीज है भाई, ये आपने अपने होमवर्क में देखनी है।